बच्चों, क्या आपको याद है कि सुपर पावर ब्लॉक का एंड कैसे हुआ था? कैसे दुनिया की पावरफुल यूनियन यानी कि यूएसएसआर, क्योंकि दो सुपर पावर ब्लॉक्स में से एक थी, अपने ही कुछ गलत डिसीजंस और इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से स्टेट हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जो कि आपके सीबीएसई 2020 बोर्ड एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का रिवीजन। लेकिन रिवीजन हम कैसे करते हैं बच्चों? हम स्टार्ट करते हैं विद द रिकैपिचुलेशन या फिर समरी, यानी कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे समरी ऑफ दिस चैप्टर, ताकि आपका एक माइंड मैप रेडी हो जाए, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस फिर समझने में आसानी हो और आप इसे रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट इज व्हाट, दैट इज ओरिजिन ऑफ व्हाट, ओरिजिन ऑफ यूएसएसआर, ओरिजिन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि हम जिसे सोवियत यूनियन भी कहते हैं, राइट। आपको किस टॉपिक को करना है? ओरिजिन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर की ओरिजिन कब होती है, यानी यूएसएसआर कब बनता है? तो बच्चों, यूएसएसआर जो है ये 1917 में बना। कब बना बच्चों? आफ्टर व्हाट, आफ्टर बोल्शेविक रेवोल्यूशन, है ना। इस रेवोल्यूशन के बाद बनता है, आफ्टर बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद में आपका यूएसएसआर बनता है ना। और इस बोल्शेविक रेवोल्यूशन को हम और क्या कहते हैं? बोल्शेविक रेवोल्यूशन को हम सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और बोल्शेविक रेवोल्यूशन के लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन जो है वो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के लीडर थे। तब इसके बाद यहाँ पर और एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिन तो देख लिया, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की। यहाँ पर किन स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बात करना है? तो भाई स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे एक्चुअली इसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, और नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। अगर पॉलिटिकल सिस्टम देखें तो ये किस पॉलिटिकल पार्टी के इर्द गिर्द घूमती थी? ओनली वन पार्टी सिस्टम था यहाँ पर, नो मल्टी पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। ओनली विच पॉलिटिकल पार्टी? दैट वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, राइट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर जो है, बस इसी पॉलिटिकल पार्टी को परमिशन था, और सारा चीज जो है एवरीथिंग अंडर कंट्रोल ऑफ व्हाट, स्टेट कंट्रोल सिस्टम था, राइट। स्टेट कंट्रोल सिस्टम था, नो ऑपोजिशन अलाउड, ठीक है। और सोवियत सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड वर्ल्ड, राइट। हम सेकेंड वर्ल्ड भी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि आखिर इसके इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो अगर इसकी इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो इट वाज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट वाज द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, राइट, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। और यहाँ पर हर चीज प्रोड्यूस होता था, राइट। यहाँ पर स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थे, राइट, स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज थे। और इस इंडस्ट्रीज में क्या प्रोड्यूस होता था? पिन से लेकर के कार तक सब कुछ ये जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री में यूज करते थे। इनका बाहरी दुनिया से ज्यादा कनेक्शन नहीं था, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इनका कोई कनेक्शन था, राइट। और ये स्टेट कंट्रोल सिस्टम को लेकर चलते थे, नो प्राइवेटाइजेशन। लेकिन सिस्टम में क्या हुआ, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से रिलेटेड है कि एक ऐसी सिस्टम थी जहाँ पर 100% एम्प्लॉयमेंट था, ठीक है, सब्सिडाइज प्राइसेस में एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल था, राइट। और नो प्राइवेट मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर अवेलेबल। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन होते चले जाती है, यानी कि सिस्टम जो है जहाँ 100% एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सिस्टम कैसे होने लगती है धीरे धीरे, इसमें क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है, यानी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। अब ये प्रॉब्लम्स एक्चुअली सिस्टम पे कैसे आते हैं, क्योंकि सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो जाता है, और अथॉरिटेरियन और ब्यूरोक्रेटिक होने की वजह से ये लोग जो है एक्चुअली यहाँ पर लोगों को जिस चीज के लिए परमिशन नहीं देते थे, लोगों के पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। और यहाँ पर नेक्स्ट नहीं थी, क्या नहीं थी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम था? लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, यानी यहाँ पर जो डेमोक्रेसी नहीं थी, लोगों को बोलने की आजादी नहीं थी, सिंगल पार्टी रूल था, जनता का जो फैसला होगा वो यहाँ कभी भी इम्पोर्टेंट प्लेस नहीं रखता था, ठीक है। और कई सारे ऐसे थे जहाँ पर रिफॉर्म की जरूरत थी, लेकिन सोवियत सिस्टम उन रिफॉर्म्स को
जो है नजरअंदाज कर रहा था और लोगों को पता था लेकिन उनकी बातों को कोई इम्पोर्टेंस, तो यानी एक ऐसा सिस्टम जो 19 में बना जहाँ पर 100% एम्प्लॉयमेंट है, दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकर के कार तक सब प्रोड्यूस है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क है, 100% एम्प्लॉयमेंट है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों के लिए खुशी नहीं है। क्यों खुशी नहीं? क्योंकि लोगों के पास में अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, लैक ऑफ डेमोक्रेसी थी, कई इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स चाहिए थी, लेकिन वो रिफॉर्म्स भी वहां पर नहीं हो रहे थे और ज्यादा टाइम जो है ये सिस्टम पर वेस्ट कर रहा था। ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ये अपनी टेक्नोलॉजी पर जो है एक्चुअली इसके साथ में कंपटीशन करने के लिए वेस्ट के साथ यानी यूएस के साथ, क्योंकि तो उस समय कैपिटलिस्ट सिस्टम के साथ इनका कंपटीशन, ये दो सुपर पावर ब्लॉक थे यूएसए और यूएसएसआर। तो यूएसए की टेक्नोलॉजी या फिर हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम वो बेस्ट थे और ये हमेशा उनके साथ मैच करने में लगे रहते थे, ज्यादा से ज्यादा पैसा वहां इन्वेस्ट करते थे। तो कभी अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया जा करके, तो ये सारी पॉलिसीज, ठीक है, तो ये सारे कुछ जो धीरे 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 लोगों के लिए प्रॉब्लम करता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तब आता है जब लोगों को ये पता है कि हम देख रहे हैं कि वेस्ट वाले लोग जो कितना अच्छा अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनका लेवल ऑफ लिविंग जो है वो इनके कंपैरिजन में बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे देश में हमको सारा कुछ नहीं मिल रहा है, तो लोग नाराज थे सिस्टम। अब ऐसे कंडीशन में फिर क्या होता है, ऐसे कंडीशन में जो यहाँ पर जो इनके प्रेसिडेंट जो है वो नए आते हैं, कौन? गोर्बाचेव। अब गोर्बाचेव जो है ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ दी व्हाट? प्रेसिडेंट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है रिफॉर्म करने की, चेंज करने की कोशिश, तो कई सारी चीजों पर ध्यान दिया। तो वेस्ट के साथ में जो इनके रिलेशंस थे, किसके रिलेशन? वेस्ट के साथ में जो यूएसएसआर का रिलेशन था, इसको इन्होंने क्या किया? नॉर्मलाइज करने की कोशिश, ठीक है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। इसके साथ साथ इन्होंने रिफॉर्म्स भी किया, इसके साथ साथ इन्होंने और क्या किया? इन्होंने रिफॉर्म्स भी किया। अब रिफॉर्म्स कैसे रिफॉर्म्स किए? तो इन्होंने पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, राइट, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। पॉलिटिकल सिस्टम में इन्होंने क्या किया? डेमोक्रेटाइजेशन लाने की कोशिश, लोगों को बोलने की आजादी दी, इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किया, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने रिफॉर्म करके सिस्टम को चैनलाइज करना शुरू किया, धीरे धीरे स्टेबलाइज करना। लेकिन देखा गया कि इनकी जो पॉलिसी है आगे जाकर के कुछ ऐसा होता है कि लोग इन्हीं की पॉलिसीज को यूएसएसआर के रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। तो अगला जो टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, यानी ओरिजिन हो गया, एक स्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन क्या, गोर्बाचेव जो है उनका अपॉइंटमेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर 1985 में, ये सारा कुछ देखा कि किस तरह से गोर्बाचेव ने। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से क्या पढ़ना है, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ से पढ़ना है, दैट इज अबाउट व्हाट, जो है दैट इज व्हाई डिड यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट, यानी कि कॉजेस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, कॉजेस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको और क्या पढ़ना है, कॉजेस बिहाइंड व्हाट, कॉजेस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन, कि आखिर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों होता है, राइट। अब इसके डिसइंटीग्रेशन के पीछे क्या रीजन है, तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक रीजंस पढ़ना पड़ेगा, राइट, पॉलिटिकल रीजंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा गोर्बाचेव की रिफॉर्म पॉलिसी जो अभी मैंने बताया, हम एकदम शॉर्टकट में पढ़ रहे बच्चों, एकदम शॉर्ट में समरी पढ़ रहे, क्योंकि इसके बाद हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गोर्बाचेव रिफॉर्म पॉलिसी के बाद में नेक्स्ट आपका क्या आता है, गोर्बाचेव रिफॉर्म पॉलिसी के बाद में राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये हो गए वो सारे पॉइंट जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है। तो अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करें तो ऑलरेडी मैंने बताया कि कौन सा इकोनॉमिक रीजन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिसइंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात, ये ज्यादा से ज्यादा पैसा क्या कर रहा था, अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए और वेस्ट के साथ में मैच करने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्टेट डेवलप कर रहे थे, कहाँ पर, ईस्टर्न यूरोप में, ताकि यूएसए क्या कर रहा है उस पर नजर रखना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ वो काम कर रहे थे और लोगों को पता था इसके बारे में,
और ये जो काम कर रहे थे इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसके ऊपर ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट हुआ। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल रीजन में। अब भाई जो सरकार इतने सालों तक, लंबे टाइम तक कर रही है, अराउंड 70 ईयर, 70 सालों का रूल हो गया, लेकिन ये जो सरकार थी यानी कि यूएसएसआर गवर्नमेंट, दैट वाज नॉट फॉर इट्स पीपल। वो अपनी जनता के लिए रेस्पॉन्सिबल ही नहीं थी, ध्यान ही नहीं थी। ठीक है, ये ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन, ऑर्डिनरी पीपल के लिए गवर्नमेंट में कोई प्लेस नहीं था, करप्शन बढ़ती चली जा रही थी। तो अब जब ऐसा होगा तो क्या लोग खुश होंगे? क्या लोग खुश नहीं होंगे? तो वो अलग रीजन। इसके अलावा मैंने क्या बोला कि गोर्बाचेव की रिफॉर्म पॉलिसी, वो भी अपनी तरह से एक तरह से इस सिस्टम के डिसइंटीग्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हुई। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब आप बोलोगे कि मैम राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या है? तो बच्चों ये जो यूएसएसआर है, दिस वाज द यूनियन ऑफ डिफरेंट रिपब्लिक्स। कई सारे रिपब्लिक्स मिलकर यूएसएसआर बनाए थे। तब बाकी, और इस रिपब्लिक में डोमिनेशन किसका था? इस रिपब्लिक में डोमिनेशन केवल रशिया का था। रशिया पूरी तरह से इसको कंट्रोल कर रहा था। तब एक कंट्री, यानी बाकी सारे तो रिपब्लिक्स है, वो सारे पहले अपने लेवल में जो है कंट्री हुआ करते थे। तो अब वो किसी यूनियन में शामिल हो रहे, तो उनको अपनी बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनका अपना कल्चर है, उनकी अपनी सभ्यता संस्कृति है। लेकिन रशिया उनको डोमिनेट कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वो नाखुश थे। उनको अपनी बातों को रखने का मौका नहीं मिल रहा था, अपने इकोनॉमिक चेंजेस करने का मौका नहीं मिल रहा था। तो अब वो चाहते थे कि उनका देश हो और उनकी पॉलिसी हो, वो किसके साथ रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉजेस बिहाइंड डिसइंटीग्रेशन। अब डिसइंटीग्रेशन के बाद में नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है कि भाई डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, अब डिसइंटीग्रेशन का कंसीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, कंसीक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, कि डिसइंटीग्रेशन होने के बाद में क्या होता है। ठीक है, इसके बाद अब अगला पॉइंट क्या है, इसी डिसइंटीग्रेशन का कंसीक्वेंस क्या है, शॉक थेरेपी है। नेक्स्ट क्या आता है, शॉक थेरेपी। अब ये शॉक थेरेपी क्या है, टोटल इकोनॉमी का ट्रांजिशन। तो ऑलरेडी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो यूएसएसआर था, ये स्टेट कंट्रोल सिस्टम था। ये जो यूएसएसआर था, ये क्या था बच्चों, ये टोटल स्टेट कंट्रोल सिस्टम था। इकोनॉमी भी पूरी तरह से प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट ओनली, और जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो सारे स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज थे। लेकिन अब आफ्टर दिस डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि जो वहां पर जितने रिपब्लिक्स थे, they all were inspired with the, mostly they were inspired with the western capitalist model, और वो भी उसके बेनिफिट को लेना चाहते थे, यानी कि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ शिफ्ट होना चाहते थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से किसके तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ। और जब कैपिटलिस्ट मॉडल जा रहा है बच्चों, तो कैपिटलिस्ट मॉडल में हमको क्या देखने को मिलता है, कैपिटलिस्ट मॉडल जो है ये प्राइवेटाइजेशन का सपोर्टर है, ये प्राइवेटाइजेशन का सपोर्टर है। यानी जहां पहले क्या थी, जहां पहले आपकी स्टेट सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो है वो सारा कुछ कंट्रोल करेगी, राइट। तो यानी स्टेट सिस्टम खत्म, प्राइवेटाइजेशन आ, अब प्राइवेटाइजेशन आने से क्या सारे लोगों को बेनिफिट, पहले लोगों ने सपना देखा कि बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, हमें भी डेवलपमेंट मिलेगा, हम भी अपनी बातों को रख सकते, भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। क्या रातों रात अगर हम सब कुछ बदलेंगे तो सब आसानी से मिलेगा? तो नहीं है ना, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए थी। लेकिन यूएसएसआर में कोई प्लानिंग नहीं, सब एकदम भाग रहे थे तेजी से, भाई हमें तो भागना है, हमें तो बदलाव चाहिए, हमें तो बदलाव चाहिए, होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि बदलाव के चक्कर में क्या हुआ कि इनका बहुत ज्यादा इकोनॉमी, तो आपको पढ़ना है शॉक थेरेपी क्या है और शॉक थेरेपी की कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी की पढ़ना है। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या आएगा, अगला टॉपिक आएगा कि आखिर इन सब के बाद में लास्ट में जो है ये जो पोस्ट सोवियत जो कंट्रीज थे, ठीक है, वहां पर कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, टेंशन एंड पोस्ट सोवियत, ठीक है, तो वो टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ से और एक टॉपिक क्या है, और एक टॉपिक है दैट इज इंडिया एंड पोस्ट, तो आपका सोवियत कंट्री, स्पेशली क्या इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप आपको कवर करना है। तब आपको आई होप कि पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से हमें किन पॉइंट को पढ़ना है।
एक बार छोटा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं आगे फिर से, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस के थ्रू जो है इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, ओरिजिन ऑफ द सोवियत यूनियन यानी ओरिजिन ऑफ द यूएसएसआर। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है बच्चों, अगर आप स्ट्रक्चर वे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, या फिर पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ द यूएसएसआर। नेक्स्ट इकोनॉमिक फीचर्स पढ़ेंगे, राइट, इकोनॉमिक फीचर्स पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम कहाँ पर पहुंचते हैं, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, कि आखिर एक ऐसा सिस्टम जहाँ 100% एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, सब कुछ, ऐसे कंडीशन में एक पूरा कंट्री जो है डिसइंटीग्रेट होता है, यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो आखिर क्या रीजन है, यानी उसके प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में उसके वजह से क्या हुआ, दैट इज यानी कि प्रॉब्लम्स में हमें क्या क्या देखना है, स्पेशली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को देखना है। और उसके बाद इन सब का प्रॉब्लम्स का आउटकम क्या है, भाई इन प्रॉब्लम्स का आउटकम क्या हो गया, आउटकम हो गया डिसइंटीग्रेशन। प्रॉब्लम्स का आउटकम क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन, यानी कि यूएसएसआर जो है वो एंड हो गया। अब यूएसएसआर जब एंड हो गया तो उसके एंड के बाद का आउटकम भी तो पढ़ना है, यानी कि आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन और कंसीक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन भी आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समरी, हमने मिनटों में ही इस टॉपिक को जो है इसकी समरी हमारे माइंड पे क्रिएट हो गई। अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट वाईक्यूज एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड, जो इस साल के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक्सप्लेन एनी 4 कंडीशन दैट हेल्प द सोवियत यूनियन टू बिकम अ सुपर पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, राइट। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ही यूएसएसआर सुपर पावर बना, यानी कि अगर हम बात करें ये पावर ब्लॉक्स की शुरुआत कब होती है, पावर ब्लॉक्स की शुरुआत होती है आफ्टर 1945। और 1945 में कौन सा वार खत्म होता है बच्चों, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है। और इसी के साथ से पावर ब्लॉक की बिगिनिंग होती है, एक आपका कैपिटलिस्ट यानी कि यूएसए, और दूसरा आपका कौन सा, दूसरा आपका यूएसएसआर 2 सुपर पावर ब्लॉक बनता है। तो अब यहाँ पर पूछा है कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में ऐसे कौन से डेवलप हुए, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर सामने आए जिससे सोवियत एक सुपर पावर ब्लॉक बन गया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने अभी आपको बताया ना टीचर्स में, एक्चुअली जब किसी देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ना, तो वो देश अपने आप ही स्ट्रांग बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी से हम वो सारा कुछ कर सकते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है, राइट। और इसके लिए स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम, लेकिन यहाँ पर हमें एक्चुअली डायरेक्टली कहा गया है आपका किस के बारे में, सोवियत इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। सोवियत इकोनॉमी के फीचर्स अगर आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे, जो एक्चुअली यूएसएसआर को स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करता है, पावरफुल बनने में हेल्प करता है, ठीक है। सो द सोवियत इकोनॉमी वाज देन मोर डेवलप्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस। तो यूएस की इकोनॉमी क्या थी, मैंने ऑलरेडी बताया, इट वाज द फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, यूएस की फर्स्ट लार्जेस्ट थी। और सोवियत इकोनॉमी कैसी थी बच्चों, सोवियत इकोनॉमी लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन बाकी कंट्रीज से ये सबसे ज्यादा। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट इसका फीचर है वास्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब इसके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है। इसके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज है एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो बच्चों 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को रिवाइज करते चल रहे। तो सबसे पहला पॉइंट सोवियत इकोनॉमी के बारे में, मोर डेवलप फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएसए। के बाद इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो हर एरिया को कनेक्ट कर रहा है, रिमोट एरिया तक को कनेक्ट कर रहा है यूएसएसआर, ठीक है। के बाद इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, ऑलरेडी मैंने बताया डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री,
यानी कि ये जो इंडस्ट्रीज है बच्चों, ये इंडस्ट्रीज एक्चुअली किस पर बेस्ड है? ये इंडस्ट्री स्टेट कंट्रोल्ड है। ये इंडस्ट्री कैसी है बच्चों? स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, ठीक है, स्टेट के अंडर कंट्रोल में है, यानी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है। और ये इंडस्ट्री सब कुछ प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स, यानी पिन से लेकर कार सब कुछ प्रोड्यूस करता है ये इंडस्ट्री। इनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सब इनके पास। नेक्स्ट क्या है? सोवियत स्टेट जो है वो क्या इंश्योर कर रहा है? सोवियत स्टेट जो है इट इज इंश्योरिंग अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल, मतलब यहाँ पर सभी के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जिसे हम कहते हैं बेसिक नीड्स जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए, हर फैमिली के लिए अवेलेबल थी, यानी रोटी कपड़ा मकान समझ लो सबके पास है। दैट इज द जो आपका पेट भरने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए छत, अगर ये है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लगभग सभी के पास है, तो वे स्टेट इंश्योर करता है किसके मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहला पॉइंट क्या देखा? लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इट इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएसए। के बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। एनर्जी रिसोर्सेज कैसा है? वास्ट है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसा है? बहुत बेस्ट है। पूरा रिमोट इलाके तक को कवर करता है, यानी हर जगह ये पहुंच सकता है। फिर क्या कर रहा है? इंश्योर कर रहा है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किसके लिए? लगभग अपने सारे सिटी के लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देयर वाज नो अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं थी, ठीक है, सबके पास नौकरी थी। नेक्स्ट क्या है? डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप क्या था? तो ऑलरेडी मैंने बताया, स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। तो व्हाट वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप बच्चों? स्टेट ओनरशिप, यानी कि सब कुछ स्टेट के अंडर कंट्रोल होगा, ठीक है। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट, यानी कि जो जमीन है वो भी गवर्नमेंट के अंडर, प्रोडक्टिव एसेट्स वो भी गवर्नमेंट के अंडर, यहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलकर कुछ नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी। और इस तरह से सोवियत यूनियन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पावरफुल जो है ब्लॉक के रूप में सामने आता है। हालांकि बना 1917 में शुरू हो चुका था, लेकिन इसके बाद जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत लॉस होता है, उसके बावजूद सोवियत यूनियन जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में खड़ी होती है, कि टेक्नोलॉजी भी एडवांस करती है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कमी क्या थी, इतने सारे अच्छे पॉइंट तो मैंने बताया, लेकिन कमी ये थी बच्चों टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट वेस्ट के साथ में 50 पीछे रह जा रहे थे, इसीलिए ये हर चीज में उनके कंपैरिजन में सेकंड में। तो ये हो गए वो सारे कंडीशन दैट मेड द सोवियत यूनियन सुपर पावर ब्लॉक आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। नाउ ये जो है आपका सिमिलर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, खाली पूछने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर आपके सेम होंगे। जैसे पूछा है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द सोवियत यूनियन वाज कंसीडर्ड अ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पर बात बदल दी, स्टेटमेंट डाल दिया कि सुपर पावर कहा जा रहा है, कब कहा जा रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। तो अब आपको सपोर्ट करना स्टेटमेंट इन्हीं 4 आर्गुमेंट, क्या आपको सही में लगता है? तो डेफिनेटली आप वो सारे पॉइंट लिख दोगे ना बच्चों, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ क्या बोला है? तो मैंने आपको बताया था रीजंस, कॉजेस बिहाइंड व्हाट? कॉजेस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? ऑफ यूएसएसआर। तो आखिर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कैसे होता है? तो मैंने ऑलरेडी बताया, इकोनॉमिक रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है, गोर्बाचेव रिफॉर्म पॉलिसी, राइज ऑफ नेशनलिज्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है ये आपकी कीवर्ड्स है, जैसे मैंने आपको बताया उसे आप स्ट्रक्चर वे में भी है। तो अभी आंसर डिस्कस करते हम उस स्ट्रक्चर वे को भी यहाँ पर डिकोड करेंगे और उसे फिक्स कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट। तो अब ये आपका क्या है? ये एक्चुअली आपका इंट्रो वाला पॉइंट भी आप दे सकते हो, तो इसे पॉइंट बना के लिखना चाहिए, है ना। तो मैंने ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चंस के आपको क्या बताया है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आपका हेडिंग किस तरह से हो, है ना, इंट्रो कैसे हो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर से एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रो कवर करना पड़ता है, फिर आपको अगर रीजंस पूछा है
तो 3 रीजंस अगर है तो भाई 3 रीजंस अगर पॉसिबल हो तो उसको इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट में डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद में अगर पॉसिबल है तो आप कंक्लूजन लिखिए, अदरवाइज अगर आप 3 रीजंस को प्रॉपरली कवर करते हैं तो आपको मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 रीजंस पूछा है, हर एक रीजंस के लिए कितने मार्क्स है बच्चों, 2 मार्क्स है। अब आप इसको कैसे फिक्स करेंगे? देखिए बहुत आसान है, केवल आप स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, कल स्टडी कर लीजिए, देखिए आपके मार्क्स आएंगे। तो अब यहाँ पर देखो, इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन दिया। सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन which failed to meet the needs and aspirations। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि इंटरनल वीकनेस, या आपका इंट्रो में हो गया कि सोवियत यूनियन का इंटरनल वीकनेस बच्चों इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन तो किसके नीड को फुलफिल नहीं कर पाया, तो पीपल्स है उनके एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं। ठीक है, ये इंट्रो हो गया। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या कवर करना है? नेक्स्ट अगर आप इकोनॉमिक कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सोवियत सिस्टम हैड बिकम वीक एंड स्टैग्नेंट। तो अगर आप चाहे तो सोवियत इकोनॉमी बिकम स्टैग्नेंट। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कवर कर सकते हैं? सोवियत इकोनॉमी बिकम एंड स्टैग्नेंट, सोवियत इकोनॉमी भी कमजोर हो गई और वो क्या हो गई? स्टैग्नेंट, यानी कि एक जगह पे रुक गई, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। ठीक है, जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल द पीपल। अब इसके बाद में ये जो पॉलिटिकल पार्टी में क्या बताया कि पॉलिटिकल पार्टी का फीचर क्या था? अगर हमने स्टेट का सिस्टम था तो यहाँ से एक पूछा जा सकता है 2 फीचर्स ऑफ द सोवियत कम्युनिस्ट। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ के रख लेना बच्चों आप। यहाँ से आपका पूछा जा सकता है 2 फीचर्स ऑफ व्हाट? 2 फीचर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। अब 2 फीचर्स क्या है? तो अगर इस कम्युनिस्ट पार्टी का नेचर अगर हम बोले, नेचर क्या था? ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन। ये हो गया नेचर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। और इस वजह से ये किसके लिए अकाउंटेबल नहीं थे? जनता के लिए अकाउंटेबल नहीं थे। नेक्स्ट क्या है? स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रैम्पेंट करप्शन। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से डगमगाई हुई है। और क्या देखने के लिए मिल रहा है? और नेक्स्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है करप्शन। अब करप्शन भी क्या है? बहुत तेजी से जो है करप्शन है, which made the system unable to correct its mistake। और जिसकी वजह से ये सिस्टम जो है अपने मिस्टेक को करेक्ट नहीं कर पा रहा है। पहला पॉइंट क्या देखा? यहाँ पर नॉर्मली जो है सीबीएसई ने आंसर किया है। मैं एक बार आपको बुक में भी बताऊंगी कि आपको बुक से ये कैसे कवर करना है, ताकि आप आसानी से बुक को अगर पढ़ करके कवर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अब पहला पॉइंट क्या बोला? इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत, तो किसके नीड और एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे? पीपल के। सोवियत सिस्टम कैसा हो गया था? वीक और स्टैग्नेंट हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी कैसा था? नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। व्हाई इट वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल? बिकॉज इसका नेचर कैसा हो गया था? ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेटिव। सब कुछ इनके हाथों में, जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, रैम्पेंट करप्शन है। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, इन कीवर्ड्स को याद कर लेना, रिवाइज कर लेना। इसके बाद में पावर्स क्या है? पावर डिसेंट्रलाइज नहीं। डिसेंट्रलाइज होने का मतलब क्या होता है ना, कि लोअर लेवल में भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पावर्स कैसे है? जहाँ पर जो पावर है वो पावर किस तरह से आपको देखने के लिए मिल रहा है? पावर जो है यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स है। यहाँ पर पावर्स को क्या देखने के लिए मिल रहा है? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड ऑथोरिटी। सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के। ऑलरेडी मैंने बताया ना, वन पार्टी सिस्टम, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर, यही पावरफुल है। अपोजिशन तो है ही नहीं जो इनका विरोध करेंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्या आता है? गोर्बाचेव की रिफॉर्म पॉलिसी। तो गोर्बाचेव प्लेड एन important role during that time initiating its reform and loosen the system। तो इन्होंने क्या किया? गोर्बाचेव ने सबसे पहले रिफॉर्म इनिशिएट किया और सिस्टम को लूज किया। यानी कि पहले क्या था? एकदम टाइट कंट्रोल था, लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच था, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लोग अपनी बातों को रख ही नहीं पाते थे, है ना, प्रेस सेंसरशिप था। तो ऐसी दशा में लोग अपनी बातों को रखेंगे कैसे? लेकिन गोर्बाचेव ने क्या किया कि सिस्टम को लूज करना शुरू किया।
कि जिन लोगों को हमने इतना कैद करके रखा है, जेल में डाल के रखा है समझ लो, तो अब उनको उससे आजादी देना शुरू किया कि नहीं, आप अपना सिस्टम यूज कीजिए, डेमोक्रेटाइज कर, आप अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह का सिस्टम गोर्बाचेव लेकर के आए, और ये लेकर आने के पीछे रीजन क्या था कि उन्होंने सोचा कि जनता जो है वो इनके सपोर्ट में आएगी, कुछ और होती है तो खैर वो भी हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, दैट इज व्हाट, राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर सेवरेनिटी वेरियस रिपब्लिक, ऑलरेडी बताया यूएसएसआर जो है अलग अलग रिपब्लिक से करके बनी हुई थी। तो अब यहाँ पर क्या था कि लोग चाहते थे कि उनका खुद का नेशन हो और खुद का सोवरेन गवर्नमेंट हो, यहाँ वो अपना इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद ले ले, किसी और के ऊपर हो। तो बच्चों एक बार इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम बुक में भी देखें कि वहां से आप स्ट्रक्चर वे में इसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके बुक में, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, बाकी सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, तो सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ इसके इंटरनल वीकनेस की वजह। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी लाइन, मैंने आपको बताया, ड्यू टू द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, और ये किस चीज में फेल हो गया, मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, ठीक है, एंड वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, दैट इज इट्स इकोनॉमी, इकोनॉमी जो है वो कैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी की, इकोनॉमिक रीजन बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो इकोनॉमिक रीजन में हम क्या देखते हैं कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन मतलब क्या है, एक जगह स्टॉप हो गया, इकोनॉमी डेवलप नहीं कर रही है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इकोनॉमी क्या हो गई, रुक गई है फॉर मेनी इयर्स, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, इट लेड टू सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेजेस, ठीक है। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन सालों से, कई सालों से है, कीवर्ड्स में बता रही हूँ आपको, कीवर्ड में पढ़िएगा, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कितने सालों से, फॉर मेनी इयर्स, और इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, की वजह से कंज्यूमर शॉर्टेजेस हो रहा है, एंड लार्ज सेक्शन जो है सोवियत सोसाइटी का बिगेन टू डाउट एंड क्वेश्चन द सिस्टम एंड टू डू सो। अब पहले क्या था कि लोग बोलते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सब्र की बांध तो टूटेगी ना, तब लोगों ने बोलना भी शुरू किया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज सोवियत इकोनॉमी यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज, पर यूज कर रही है ज्यादा से ज्यादा अपनी रिसोर्सेज जो है, मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल, क्या मेंटेन करने के लिए, न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल मेंटेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा यूज करे। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट, सैटेलाइट स्टेट कहाँ डेवलप करे, ईस्टर्न यूरोप में। अब ईस्टर्न यूरोप में क्यों डेवलप करें, क्योंकि ईस्ट के इस पर डेवलप करेंगे तभी तो वेस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे ना, राइट। क्योंकि वेस्टर्न यूरोप जो है वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट ब्लॉक के अंडर कंट्रोल था, वहां की पूरी इकोनॉमी अलग थी और यहाँ की इकोनॉमी अलग थी। तो अगर उनको कंट्रोल करना है बच्चों, तो ईस्ट यूरोपियन स्टेट में इनको सैटेलाइट स्टेट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईस्ट यूरोपियन स्टेट में क्या डेवलप करें, सैटेलाइट स्टेट। अब ये जो, और इसके साथ साथ सोवियत सिस्टम, लेकिन खास करके ये सैटेलाइट स्टेट कहाँ पर डेवलप कर रहे थे, ये भी आप मार्क करके रखिए, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, स्पेशली कहाँ पर, 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ कि हम तो पैसा कहीं और लगा रहे हैं, हम तो पैसा देश के डेवलपमेंट में नहीं लगा रहे, हम तो केवल मिलिट्री में ही खर्चा किए जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस लेड टू अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कोप। बस इतना लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये हो गया आपका इकोनॉमिक, ठीक है। अब जब ये सारा कुछ हो रहा है तो ऑर्डिनरी सिटीजन को क्या इनके बारे में पता नहीं होगा, तो ऑर्डिनरी सिटीजन को भी इनके बारे में पता था, ठीक है। अब चलते हैं पॉलिटिकल पॉइंट में, पॉलिटिकल कॉजेस। तो ये जो पैराग्राफ है इट डील्स विद द पॉलिटिकल कॉजेस बिहाइंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। पॉलिटिकल कॉजेस में क्या आएगा बच्चों, दैट द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। तो सोवियत यूनियन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में भी ये स्टैग्नेंट हो गया। इकोनॉमी तो स्टैग्नेंट हुई थी, अब यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम भी पूरी तरह से डगमगाया हुआ था। तो कैसे डगमगाया हुआ था भाई, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी कितने सालों से रूल कर रहे थे, 70 सालों से ज्यादा रूल कर रहे थे, बट इट वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, ऑर्डिनरी पीपल एलियनेट हो रहे थे।
अब यहाँ पर जो एलियनेट हुआ लिखा है, इस शब्द का मतलब क्या है? ये यानी अपनी दूरी बना रहे थे, यानी कि इंग्लिश में डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे। किससे? बाय स्लो एंड स्टेपलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई इस एडमिनिस्ट्रेशन को डगमगाया हुआ है, स्लो है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ रैम्पेंट करप्शन था, बहुत ज्यादा करप्शन था, इनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, कि अपने मिस्टेक्स को ये करेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, और ओपननेस तो था ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल इशू, दो पॉइंट आप यहाँ से कवर करना। अब उसके बाद आता है गोर्बाचेव रिफॉर्म पॉलिसी। तो बच्चों गोर्बाचेव के रिफॉर्म पॉलिसी के ऊपर ऑलरेडी 6 मार्क्स के क्वेश्चन के जाते हैं, तो हम ऑलरेडी उस क्वेश्चन को लिया है, तो वहां हम गोर्बाचेव रिफॉर्म पॉलिसी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा और एक नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? और एक है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर ऑफ व्हाट? सोवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक, इंक्लूडिंग, तो कौन का ऐसे रिपब्लिक्स थे जहां पर राइज ऑफ नेशनलिज्म देखने के लिए मिला और डिजायर फॉर सोवरेनिटी देखने के लिए मिला? तो बच्चों ये स्टेट थे आपके रशिया, इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक। ठीक है, हालांकि रशिया का डोमिनेशन था, बट रशिया इज आल्सो द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम यूएसएसआर का। तो वहां के लोग क्या चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग गवर्न तो नहीं कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट कुछ और है। ठीक है, तो रशिया और साथ साथ बाल्टिक रिपब्लिक। तो बच्चों अब यहाँ से इस बाल्टिक रिपब्लिक के नाम याद रखना, दैट इज इस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। तो कहाँ कहाँ पर राइज ऑफ नेशनलिज्म देखने के लिए मिला और डिजायर फॉर सोवरेनिटी देखने के लिए मिला, तो वो आपको देखने के लिए मिला कहाँ पर? पहला पॉइंट हो गया आपका रशिया में, दूसरा आपको कहाँ पर? बाल्टिक रिपब्लिक्स में। अब इस बाल्टिक रिपब्लिक्स में आपके कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? तो इसमें आपका हो गया इस्टोनिया हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? लैटविया हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? लिथुआनिया हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा और कहाँ पर बच्चों? इसके अलावा यूक्रेन में, और कहाँ पर? जॉर्जिया में भी। ठीक है, और कहाँ पर? जॉर्जिया में भी। proved to be the final and most immediate cause for the disintegration। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंशन द मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, 2 मार्क्स में, राइट? कि छोटा सा पॉइंट है, तो ये हो गया ना आपके स्ट्रक्चर्ड में आंसर की किस तरह से कॉजेस बिहाइंड डिसइंटीग्रेशन हम कवर करेंगे, साथ ही यहाँ से जो एमसीक्यू कवर होता है वो भी हमने देख लिया, क्लियर हो गया। रीजन बिहाइंड डिसइंटीग्रेशन, तो 3 कॉजेस को आप अलग अलग हेडिंग करके लिख सकते हो, आपका आंसर जो है ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा और ज्यादा स्कोरिंग होगा। कीवर्ड्स कैसे में दिया है जो आपके समझ के लिए है कि आपको इन कीवर्ड्स को लेकिन अरेंज करना आना है, प्रॉपर हेडिंग्स प्रॉपरली चैनलाइज करना। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। हाउ कैन गोर्बाचेव्स रिफॉर्म बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन? ऑलरेडी मैंने बताया कि गोर्बाचेव के रिफॉर्म को हम अलग से कवर करेंगे, 2 मार्क्स में भी है, लेकिन बच्चों याद रखना कि आप इसको जो है पूरा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना गोर्बाचेव वाला, ये 4 मार्क्स में भी आता है, 6 आता है। और जब आपका रीजंस पूछा जा रहा है ना, 3 रीजंस रेस्पॉन्सिबल डिसइंटीग्रेशन, तो वहां अब गोर्बाचेव को कवर इसलिए मत करना कि ये बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, तो हमें पॉइंट वाइज लिखने वाले जो ऑप्शंस वो ज्यादा बेटर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते। लेकिन अब और एक पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ, ये जो आपने अभी देखा क्वेश्चन क्या बोला था बच्चों? क्वेश्चन में बोला था आपका क्या? क्वेश्चन में बोला 3 रीजंस, है ना? कि पहले क्या बोला था? 3 रीजंस बोला था ना बच्चों, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन ऐसा भी बनता है रीजंस। तो बेटा जब 6 रीजंस पूछेंगे ना, तो सारे के 2-2 पॉइंट करके लिख देना, है ना? सारे के 2-2 पॉइंट करके लिख देना, आपको आंसर में मार्क्स में। ठीक है, तो आप उसको बस डिवाइड कर देना नंबर-वाइज में, क्लियर? लेकिन इंट्रोडक्टरी लाइन सेम रखना कि इसका खुद का इंटरनल वीकनेस था इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम में, जो जनता के नीड कर पाया। अब दीज आर द फॉलोइंग रीजंस, किस तरह से लिखना, तो क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि रीजन। अब 2 होगा तो 2 तो आप आसानी से कवर कर लेंगे, है ना? 2 कॉजेस आप कवर कर लेंगे, जो 2 कॉजेस आपके 4 मार्क्स में होते हैं, 2 कॉजेस आपके 6 मार्क्स में भी होंगे, तब आपको ज्यादा पॉइंट कवर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर वे में पूरा ज्यादा पॉइंट कवर करने से। इसके अलावा मैंने क्या बताया, गोर्बाचेव की रिफॉर्म पॉलिसी, यहाँ हमने 6 मार्क्स में लिया है और आपके एग्जाम्स में 4 मार्क्स में भी। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि गोर्बाचेव की रिफॉर्म पॉलिसी जो है ना,
that was responsible for the USSR in 1991. तो support your answer with 3 arguments. यानी अब यहाँ पर आपको गॉर्बाचेव से रिलेटेड आर्गुमेंट्स को कवर कर देने हैं. तो अब सबसे पहला आर्गुमेंट क्या है, दैट गॉर्बाचेव जो है he become the last leader and president of the USSR. अब गॉर्बाचेव become what? President of Communist Party of USSR. कौन से साल में बने बच्चे? 1985. ये पॉइंट कवर कर देना. अब जब वो लीडर बने तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, अब इसको ड्राफ्ट करते चले जाते हैं हम लोग, आंसर को डिकोड करते हैं. तो सबसे पहले क्या है, गॉर्बाचेव बिकम द लीडर ऑफ यूएसएसआर इन 1985. नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ये लास्ट लीडर थे, है ना, ये लास्ट लीडर थे और लास्ट प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, नेम ऑफ द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, क्योंकि इसके बाद तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है. क्या अब इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट काम क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. तो क्या इंट्रोड्यूस किया बच्चों, इन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया. क्या इंट्रोड्यूस किया, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया. कहां पर इंट्रोड्यूस किया, यूएसएसआर में. अब इस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म का नाम क्या है, तो इट इज पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. ये हो गया आपका इकोनॉमिक एंड रिफॉर्म. क्या है इसका नाम, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. जो आपका क्या है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म. किसने इंट्रोड्यूस किया था, यूएसएसआर ने इंट्रोड्यूस किया था. बच्चों ये जो है ना, ये जो दो वर्ड है जहां पर गॉर्बाचेव का इमेज दिया है ना आपकी बुक, वहां उसके बारे में लिखा है पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. तो ये पॉइंट वहां से लिया गया है. तो गॉर्बाचेव ने क्या किया, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म. हम किस नाम से जानते हैं, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट के नाम से जानते हैं. एंड हीज रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद व्हाट, डील विद द प्रॉब्लम्स. तो उन्होंने जो रिफॉर्म किया, क्यों रिफॉर्म किया, ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसको वो सॉल्व कर पाए. कहां पर प्रॉब्लम थे, आपके यूएसएसआर में प्रॉब्लम्स थे. और कैच अप विद द वेस्ट, कि वेस्ट इतना आगे बढ़ रहा है तो हम भी वेस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, हम भी वेस्ट के साथ क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं. But he set in motion forces and expectations that few could have predicted and become virtually impossible to control. तो आप ये पॉइंट ना भी कवर करें तो चलेगा, बस आप इतना पॉइंट कवर करो. ठीक है, बस आप इतना पॉइंट कवर करो. ठीक है, तो उन्होंने जो सेट इन मोशन किया फोर्सेस को और एक्सपेक्टेशन थे, क्योंकि कुछ लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि गॉर्बाचेव ने जब, यानी कि कोई लीडर जब अच्छा काम कर रहा है तो क्या हम सोचते हैं खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, नहीं, बल्कि हम तो सोचते हैं कि अगर कोई लीडर अच्छा काम करता है तो उससे वो सिस्टम स्ट्रांग होती है. लेकिन यूएसएसआर में तो टोटल उल्टा हो गया कि गॉर्बाचेव करने गए अच्छा काम, लेकिन एक तरफ उनके खुद के पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको क्रिटिसाइज किया, तो जनता भी उससे नाखुश थी. जो जनता इतने दिन एक तरह से जो है खामोशी के माहौल में कैद थी, जहां उनको बोलने तक की आजादी नहीं, वो जनता भी अब गॉर्बाचेव के काम से नाखुश थी. क्यों नाखुश थी, क्या था इसके पीछे कारण, तो देयर वर सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी जो ये फील करती थी गॉर्बाचेव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर. तो कुछ लोगों का ये मानना था कि गॉर्बाचेव को और तेजी से आगे भागना चाहिए, एंड वर डिसअपॉइंटेड एंड इम्पेशेंट विद हिज मेथड. तो उनको लग रहा है कि गॉर्बाचेव ने रिफॉर्म तो किया, ठीक बात है, लेकिन ये जो रिफॉर्म है ना और तेजी से होना चाहिए था. अब हम अपना पेशेंस खो दे रहे हैं, हम इम्पेशेंस हो जा रहे हैं हमारे अंदर, और इस चीज को जो इतनी धीरे धीरे चलने वाली सिस्टम को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम अब इसमें नहीं रह सकते हैं. एंड दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड. तो उन्होंने सोचा जिस तरह से उनको बेनिफिट चाहिए उस तरह से उनको बेनिफिट नहीं मिल रही है. जब बेनिफिट नहीं मिलेगी रिफॉर्म का क्या लेना देना, है ना. तो यानी एक सेक्शन ऐसा था जो गॉर्बाचेव के डेमोक्रेटाइजेशन से ओके रिफॉर्म किया, ओके नो इश्यू, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर बोल रहे हैं कि भाई ये तो बहुत स्लो चल रहे हैं, इनको स्पीड में रिफॉर्म करना चाहिए. ठीक है, तो अब इसके बाद अगला व्यू क्या है, तो अब इसके बाद में अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, तो अब इसके बाद में जो उनके खुद के कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे फेल्ट दैट, अब उनको क्या लगा, तो अब इन्होंने क्या किया, सिस्टम में डेमोक्रेटाइज करना शुरू. पहले सिस्टम कैसा था, ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन था, सेंटर के हाथों पे कंट्रोल था, लोगों को बोलने की आजादी नहीं. अब ये जो चाहते थे वो करते थे, यानी कि वेरी पावरफुल पर्सन है, बहुत पावरफुल पर्सन.
लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ से तो सत्ता जा रही है, हमारे यहाँ से तो पावर जनता के पास में जा रही है। तो अब ऐसी कंडीशन पे ये रिफॉर्म तो करना ही नहीं चाहिए। गॉर्बाचेव ने बहुत बड़ी गलती की है, यानी उसके खुद के पॉलिटिकल पार्टीज के को प्रेस करने के बदले उन्होंने उनको प्रोटेस्ट करना शुरू किया, क्रिटिसाइज करना शुरू किया, ठीक है, दैट देयर पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग, उनका पावर और प्रिविलेज इरोड हो रहा है एंड गॉर्बाचेव वाज मूविंग टू क्विकली। तो एक ग्रुप क्या बोल रहा है, एक ग्रुप बोल रहा है कि गॉर्बाचेव स्लो चल रहे हैं, तो एक ग्रुप बोल रहा है कि गॉर्बाचेव बहुत ज्यादा क्विकली चल रहे हैं भाई। यानी अब दो तरफ से गॉर्बाचेव बेचारे बीच में फंसे, है ना, एक काम अच्छा किया और उसके बाद फंस भी गए बीच में कि लोगों का कहना है कि आपको और तेजी से काम करना चाहिए, तो दूसरे तरफ पे लोगों का कहना है, जो उनके पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, हमारे हाथ से तो सब कुछ चला जाएगा। इन्होंने तो डेमोक्रेटाइजेशन करना शुरू कर दिया है, इन्होंने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म करना शुरू किया है, अब कौन हमारी बात सुनेगा, तो हमारी तो सत्ता खत्म, हमारे तो पावर खत्म, ठीक है। और उनको लग रहा है बहुत तेजी से, उनको लग रहा है नहीं इतनी तेजी से तो नहीं होना चाहिए, इन दिस टग ऑफ वार। अब गॉर्बाचेव फंस गए हैं टग ऑफ वार, एक तरफ में स्लो और एक तरफ में मूव क्विकली वाला, ये कहता है बहुत स्पीड जा रहा है, एक कह रहा है बहुत स्लो जा रहा है भाई, ठीक है। तो गॉर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट, तो अब यहाँ जिनके लिए उन्होंने ये काम किया, जो उनको स्लो बोल रहे हैं, उनका भी सपोर्ट गया, और जिनके अगेंस्ट उन्होंने काम किया उनका तो सपोर्ट जाना ही है। गॉर्बाचेव बेचारे टग ऑफ वार में फंसे, दोनों साइड से उनका सपोर्ट खत्म हो गया एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। आया समझ में कि हुआ एक्चुअली क्या, कैसे एक सही पॉलिसी लाने के बावजूद भी डगमगाया। हाँ, लेकिन शायद ये नहीं डगमगाया अगर पहले से जितने लीडर्स थे, अगर वो रिफॉर्म यहाँ पर करते, वो जनता की बात सुनते, जनता के प्रॉब्लम्स को समझते, रादर देन वेस्ट के साथ कॉम्पिटिशन करने से अच्छा अपने देश की ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करते, लेकिन ऐसा तो किया ही नहीं, है ना, उन्होंने इन चीजों पर ध्यान दिया ही नहीं। क्लियर? तो those who were with him become disillusioned and as they felt that he did not adequately defend his own policy, तो उनके साथ थे वो डिसइल्यूशन हो गए, वो ये सोच रहे थे कि भाई जो इस पॉलिसी को लाया वो खुद भी अपने पॉलिसी पे विश्वास कम था। आया समझ में? हाउ डिड गॉर्बाचेव्स रिफॉर्म पॉलिसी बिकम रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? क्लियर हो गया ना? तो ये थे आपके टॉपिक, तो आप इसको कैसे कवर कीजिएगा। सबसे पहले सिंपल सिंपल स्टेटमेंट बनाइए, जो सिंपल स्टेटमेंट है ना, जिन बच्चों को बहुत ज्यादा बड़े स्टेटमेंट नहीं याद होते, क्योंकि कई बच्चे है ब्रिलियंट है, बच्चे जो है वीक डोनर्स में भी तो है, तो जो है एवरेज वाले, तो उन बच्चों के लिए क्या ट्रिक है, उनको भी अपने पढ़ाई को ध्यान में रखना है और सब्जेक्ट को हमें पास करना है, अच्छे नंबरों से पास करना है। तो सब सिंपल सिंपल वर्ड्स को, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट को याद रखिए, आप उसे कवर कीजिए, आपको डरना नहीं, डरेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो गॉर्बाचेव की रिफॉर्म पॉलिसी, अब मुझे लगता है आप लोगों को याद हो जाएगा। सिंपल स्टेटमेंट से पहले मिखाइल गॉर्बाचेव जो है लास्ट लीडर थे कहाँ के, यूएसएसआर के। कब वो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने, 1995 में बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने क्या किया, रिफॉर्म किया, एकदम स्ट्रक्चर वे में नोट्स इस तरह से ये लिखते जाए, याद हो जाएगा। उसके बाद में उन रिफॉर्म्स में क्या रिफॉर्म किया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। अब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को किस नाम से जानते हैं, तो पेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट कहते हैं। और इस रिफॉर्म में उन्होंने क्या डील किया कि जो प्रॉब्लम्स था उसको कंप्लीट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, एंड क्या वेस्ट ये करने की कोशिश। के बाद देयर वर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो ये बिलीव करती थी गॉर्बाचेव जो है बहुत जाना चाहिए उनको, लेकिन वो जा नहीं रहे, शुड मूव मच फास्टर, यानी कि ज्यादा तेजी से जाना चाहिए, एंड वर डिसअपॉइंटेड हो गए और इम्पेशेंट हो गए उनके मेथड से। तो उनको ये लग रहा है कि जो वो सोचे थे वो बेनिफिट को मिला नहीं, ठीक है। दूसरा ग्रुप बोल रहा है कि जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है वो सही कर रहे हैं, और उनका क्रिटिसिज्म क्या है कि भाई गॉर्बाचेव जो काम कर रहे हैं उससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, हमारा तो पावर हमारी हाथ जा रहा है, और बेचारे दो ग्रुप लगातार फंस गए, है ना। और फोर्थ पॉइंट, दोज हु वर विद हिम बिकम disillusioned as they felt that he not adequately want defend his own, अपने को डिफेंड नहीं किया। Now the next question, explain any four reasons for the economic stagnation। बच्चों मैंने ये पॉइंट जो है आपको
लेकिन अब आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को लेकर अलग से क्वेश्चन पूछा गया, तो पॉलिटिकल स्टैग्नेशन को लेकर भी पूछेंगे ना, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन को कवर करना। तो जब हम बिहाइंड द डिसीजन, तो वहां तो हमने इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ऑलरेडी पढ़ा है, तो अब इसके कारण क्या है, तो अब देखिए सोवियत यूनियन क्या कर रहा था, इसके ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को कहाँ यूज कर रहा था, रिसोर्सेज मेंटेनिंग मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को, इकोनॉमी के रिसोर्सेज को कहाँ पर यूज कर रहा था, इकोनॉमिक को न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल डेवलप करने के लिए यूज कर रहा था। It spent money on the development of what? Satellite state. Satellite state कहाँ पर डेवलप कर रहे थे बच्चों? In Eastern Europe and within the Soviet system. अब particularly मैंने आपको क्या बताया था? 5 Central Asian Republics. वो याद रखिएगा, ठीक है? सोवियत यूनियन अब किसमें पीछे रह गया? तो सोवियत यूनियन चल तो रहा है आगे, बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तो वेस्ट से टेक्नोलॉजी में पीछे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे है, ट्रांसपोर्ट एंड पावर में भी पीछे है। एंड सोवियत इन्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को किया, ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ पर फिर इसका बहुत ज्यादा पैसा चला, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा चला गया, इसकी वजह से सोवियत यूनियन इकोनॉमी जो है तो ग्रोथ नहीं अचीव पाई, बल्कि क्राइसिस की तरफ चली, टूटती चली गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो बट प्रोडक्टिव एंड टेक्नोलॉजी कुड नॉट कीप। वेजेस तो वह दिन पर दिन बढ़ेंगे, लेकिन जो प्रोडक्टिव चीजें आनी चाहिए थी, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू इनके पास प्रोडक्टिव चीजें आनी चाहिए थी, वो सब कुछ, एंड शॉर्टेजेस क्या हो देखने के लिए मिला, धीरे धीरे शॉर्टेजेस ऑफ कंज्यूमर गुड्स दिस लेड टू फूड इंपोर्ट्स, ठीक है, अब उनको बाहर से फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा है, एंड सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन एंड वाज नॉट आंसरेबल। अब इतना ब्यूरोक्रेटिक और ऑथोरिटेरियन हो गया, सारे प्रॉब्लम्स थे को लेकर वो जनता को कोई आंसर नहीं दे रहे थे। नाउ द नेक्स्ट, अब क्या आ गया, मैंने आपको बताया था कॉन्सिक्वेंस पढ़ना, कॉन्सिक्वेंस पढ़ना है डिसइंटीग्रेशन का, क्या कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट होने के बाद क्या हुआ, तो मैंने आपको वहां बताया था। अब यहाँ हम करेंगे 4 कॉन्सिक्वेंस, 3 कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, तो 4 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ द सोवियत यूनियन। तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, पहला क्या है, एंड ऑफ द कोल्ड वार, अब वार तो खत्म, कोल्ड वार जो था वो होगा ही नहीं, क्योंकि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। अब सोवियत यूनियन क्या यूएसए के साथ लड़कर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो हमने क्या देखा कि इसके खुद के गलत डिसीजंस, इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से सोवियत डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक है। अब जब डिसइंटीग्रेट हो गया तो कोल्ड वार खत्म हो गया, अब जब कोल्ड वार खत्म हो गया तो अब ये जो एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि पहले क्या थी, ये जो है पावर, दो पर्टिकुलर पार्ट की, दो पर्टिकुलर कंट्रीज की, किस चीज की लड़ाई थी, आइडियोलॉजी की। एक बोल रहा है मेरा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड है, एक बोल रहा है कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बेस्ड। तो अब एक दूसरे से टक्कर जो चल रहा था, अब वो टक्कर खत्म, क्योंकि अब क्या आ गया, अब आपका यूनिपोलैरिटी आ गया, अब आपका क्या आ गया, यूनिपोलैरिटी आ गया, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर सिंगल डोमिनेंट पावर हो गया। अब सिंगल डोमिनेंट पावर कौन हो गया, यूएसए अकेला बच गया पावरफुल, ठीक है। तो अब एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट खत्म बिटवीन सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट कंट्रीज। अब इसके साथ साथ दोनों के बीच और क्या था, आर्म्स रेस था ना, आर्म्स रेस भी खत्म, और इन्होंने क्या बनाया था, वर्सा पैक्ट बनाया था। कौन से साल में वर्सा पैक्ट बनाया था, 1955 में यूएसएसआर ने वर्सा पैक्ट बनाया था। अब जब सोवियत यूनियन खत्म तो वर्सा पैक्ट भी खत्म, लेकिन यूएसए ने क्या बनाया था, यूएसए ने आपका नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, यानी कि नाटो बनाया था 1949 में। ये तो कंटिन्यू कर रहा है, ये तो अलायंस, और ये भी मिलिट्री पर्पस के लिए बना था, लेकिन जब यूएसएसआर नहीं तो वर्सा पैक्ट भी नहीं। के बाद पावर रिलेशंस इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पहले क्या था कि अगर जो कंट्री यूएसएसआर के साथ में ब्लॉक में ज्वाइन कर रहा है, यानी कि सोशलिस्ट ब्लॉक, तो वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक की किसी कंट्री से दोस्ती नहीं कर सकता है, उसके साथ अपना पर्सनल रिलेशन, बायलैटरल ट्रेड नहीं कर सकता। तो ठीक इसी तरह से जो कंट्री कैपिटलिस्ट ब्लॉक को ज्वाइन कर रही है, जो अमेरिका के साथ जा रहा है, वो सोशलिस्ट ब्लॉक की किसी साथ में दोस्ती नहीं। लेकिन अब ऐसा पावर रिलेशन नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा इसके साथ मत जाओ, उसके साथ नहीं जाओ, अब तो वो पावर ब्लॉक ही खत्म हो गई। अब तो जो लड़ाई थी वो लड़ाई खत्म हो गई, तो पावर रिलेशंस होगा। नेक्स्ट क्या है, एमर्जेंस ऑफ मेनी न्यूली इंडिपेंडेंट,
तो सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद में कई सारे इंडिपेंडेंट, जो पहले सोवियत यूनियन के पार्ट थे वो 15 रिपब्लिक तो डिवाइड हुए, साथ ही साथ उन रिपब्लिक कई सारे डिवीजन, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया दो पार्ट में बदल गया, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कई सारे ऐसे न्यू कंट्रीज जो है यूरोप के मैप में आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जो कि पहले नहीं थे। नेक्स्ट क्या होता है, कमिंग अप ऑफ व्हाट, यूनिपोलर वर्ल्ड, जो अभी मैंने बताया, विद डोमिनेशन ऑफ व्हाट, विद द डोमिनेंस ऑफ द यूएस, अब यूएस डोमिनेंस। अब अर्थवाइल सोशलिस्ट कंट्रीज, अर्थवाइल सोशलिस्ट कंट्रीज मतलब यानी कि जो पोस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज है जो पहले यूएसएसआर के साथ में थे, अब वो कंट्रीज किस बदल गए, वो कंट्रीज जो है अब उनमें से कईयों ने कैपिटलिज्म अडॉप्ट कर लिया, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो है किसमें टर्न हो गए, कैपिटलिज्म में। अब इसकी वजह से क्या होता है, शॉक थेरेपी होता है। इसके बाद में वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ स्टार्टेड हेल्पिंग द अर्स्टवाइल रिपब्लिक्स टू अडॉप्टेड डेमोक्रेसी। तो अब वो सारे अर्स्टवाइल रिपब्लिक मतलब अर्स्टवाइल सोवियत रिपब्लिक, यानी कि वो कंट्री जो पहले सोवियत यूनियन के साथ में थे, अब उन लोगों ने जिन्होंने डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया, उनको कौन हेल्प कर रहा है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है ये इनको जो है गाइडलाइन दे रहा है, इनको हेल्प करना शुरू कर रहा है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। एंड पॉलिटिकली द नोशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल। ऑब्वियसली डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम, लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल जो है ये जो है बेस्ट साबित हो गया, क्योंकि यूएसएसआर अपने पॉलिसीज के थ्रू अपने आप को संभाल नहीं पाया, और संभाल नहीं पाया तो खुद ही टूट गया, और टूट गया तो फिर अब वो बेस्ट कैसे, फिर हम उसको फॉलो करेंगे कैसे, ठीक है। तो सिस्टम की कमी को जो है यूएसएसआर समय रहते नहीं समझ पाए, जबकि ऑलरेडी आपने हमारे पहले वीडियो में चाइना के बारे में पढ़ा है, तो चाइना भी तो कम्युनिस्ट सिस्टम को लेकर चल रहा है, लेकिन समय रहते चाइना ने क्या किया, अपनी इसी प्रॉब्लम को समझ लिया कि उनकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है, तो उनको क्या चेंज करने की जरूरत है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो शायद सिमिलर क्राइसिस के जैसे फेस कर, पूरी तरह से इकोनॉमी की स्टैग्नेशन जाता, पर कैपिटल इनकम नहीं बढ़ता, जीडीपी में ग्रोथ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, समझ में आपको। तो ये सारे जो है ऑल दीज आर द कंसेप्ट्स, तो आप इसे जो है कवर करिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन शॉक थेरेपी, अब आते हैं शॉक थेरेपी वाले पार्ट में। कैन शॉक थेरेपी बी कॉल्ड द बेस्ट वे टू मेक ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू लिबरल कैपिटलिस्ट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन? तो भाई अब ये शॉक थेरेपी क्या हुआ, तो शॉक थेरेपी में क्या है कि जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री ट्रांजिशन, ट्रांजिशन किसमें हुआ, सीधे लिखा है शॉक थेरेपी में ट्रांजिशन किससे, अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो क्या ये ट्रांजिशन एकदम बेस्ट था कि नहीं था, क्या कुछ अल्टरनेट था? तो भाई बच्चों इसका आंसर दो तरह से हो सकता है, चाहे आप हाँ भी बोल सकते हैं, चाहे आप ना भी बोल सकते। अगर आप हाँ बोलेंगे तो आपको उसके लिए, और अगर आप ना बोलेंगे तो आपको अपने फेवर में आना है तब। और यस, तो बच्चे ये है कि शॉक थेरेपी जो है कॉल्ड द बेस्ट वे, कि शॉक थेरेपी ही सही था। इस तरह से रातों रात ट्रांजिशन जाने से सब कुछ बदल गया, लोगों को सारी बेनिफिट मिल जाती, तो कई लोग इसको यस बोलते हैं, तो बोलते हैं इट वाज नेसेसरी अदरवाइज इट हैड टू टाइम फॉर द ट्रांजिशन, ये जरूरी था नहीं तो फिर बहुत लंबा टाइम लगता ट्रांजिशन। एंड इट वाज नेसेसरी फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू स्प्रेड देयर आइडियोलॉजी, और खास करके कौन सी यूरोपियन कंट्रीज को बच्चों, जहां पर आपका होगा वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर पाए। तो भाई मौका मिला है हमको अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करने का, हम तो खुशी खुशी जाएंगे ना, तो खुशी खुशी जाएंगे क्योंकि हम तो जीत गए। तो जो लोग इस आइडियोलॉजी के सपोर्टर है आपसे तो ये पूरा का पूरा ट्रांजिशन, बट कुछ लोगों का नो भी मानना है, तो यूरोपियन कंट्रीज may have opted other method and have given them time to change। भाई क्या करते, जैसे इंडिया ने, हमारे इंडिया ने क्या किया भाई, उस समय तो था ना दो मॉडल, कैपिटलिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल, किसी भी एक मॉडल को बेस्ट समझ जा सकते थे, लेकिन नहीं गए हम। तो क्या देखा हमारे देश की जरूरत क्या है, हम उनके हिसाब से थोड़ी ना चलेंगे, उनके अंडर कंट्रोल में। अभी अभी अंग्रेजों से आजादी मिली, गुलामी में हमें ना यूएस की गुलामी चाहिए ना यूएसएसआर की गुलामी चाहिए, हमें तो अपनी आजादी प्यारी थी ना, हमें जो बेस्ट लगा हमने वो किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट किया,
हमने कैपिटलिज्म को भी रखा, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी रखा, प्राइवेट सेक्टर को भी रखा, पब्लिक सेक्टर को भी रखा, दोनों का मिक्स मॉडल अडॉप्ट किया। लेकिन इन लोगों ने तो ऐसा नहीं किया, इन्होंने तो सोचा भी नहीं कि ऐसा हम कुछ कर सकते। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्रीज में हैव ऑप्टेड अदर मेथड, तो उनको दूसरा मॉडल अडॉप्ट करने चाहिए था, रातों रात बदलाव कर दिया। एंड यूरोपियन कंट्री शुड नॉट हैव एक्सप्लॉइटेड देयर वीक पोजीशन एंड कुड हैव गिवन देम जस्टिस। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्री शुड नॉट हैव एक्सप्लॉइटेड देयर वीक पोजीशन, तो भाई वो कंट्री तो ऑलरेडी वीक है, जो पहले यूएसएसआर के अंडर कंट्रोल में थी, तो अपनी कुछ भी नहीं चलती, उनका अपना कोई दूसरे कंट्रीज के साथ ना वो रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते, ना बोलने की आजादी थी, ना कुछ था, तो सब कुछ तो डोमिनेट कर रहा था एक पॉलिटिकल पार्टी। तब ऐसे कंडीशन में उनके लिए उससे निकलने का मौका आसानी से देते, वो तो ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेड, लेकिन ये तो मॉडल लेकर के आए, उससे और ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, सब कुछ उनका खत्म हो गया, सब तो गया सेविंग, सब कुछ खत्म है। वहाँ इक्वल सिस्टम था, किसी के पास बहुत पैसा नहीं था, किसी के पास अपनी प्रॉपर्टी है ना, साधारण जनता जाएगी कहाँ, क्लियर हो गया। तो ये था कैन शॉक थेरेपी बी कॉल्ड द बेस्ट, लोगों का यस मान, बट मेजोरिटी जो है वो ये मानते हैं वो क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एनालाइज एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंस पढ़ने हैं, व्हाई डिड सोवियत यूनियन स्प्रेड, तो बाद में उसके बाद में क्या होता है, रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस पढ़ने हैं। तो रिजल्ट भी बोल सकते हैं कि शॉक थेरेपी की वजह से क्या हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा बच्चों, दैट इज लार्ज स्केल स्टेट कंट्रोल, यहाँ पर बच्चों स्टेट लगेगा। ठीक है, लार्ज स्केल स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है ऑलमोस्ट कोलैप्स, ठीक, सब कुछ तो स्टेट के कंट्रोल में था, अब ये क्या हुआ कि जो स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री था बच्चों वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई, एंड दिस वाज नोन एज लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। बच्चों इस लार्जेस्ट गैरेज सेल से भी ना एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन बना, मैं एक बार आपको वो क्वेश्चन भी दिखा दूं, फिर हम इस कॉन्सिक्वेंसेस को कंटिन्यू करते हैं। अब ये टॉपिक कहाँ पर है आपका, तो शॉक थेरेपी में जब आप जाओगे तो शॉक थेरेपी में ये दिया हुआ है कि किस तरह से लार्जेस्ट गैरेज सेलिंग हिस्ट्री में आपको देखने के लिए मिलता है। तो अभी देखो यहाँ पर शॉक थेरेपी का कॉन्सेप्ट देखिए, तो शॉक थेरेपी कब हुआ, 1990s हुआ, और शॉक थेरेपी ने क्या नहीं किया, लोगों को क्या प्रॉमिस किया था कि भाई उनके लिए बेनिफिट होगा ना, कि शॉक थेरेपी से कोई बेनिफिट नहीं होगा बच्चों, डिड नॉट लीड द पीपल इनटू द प्रॉमिस यूटोपिया ऑफ मास कंजम्पशन। तो जनरली इसकी वजह से क्या हुआ, जनरली इट ब्रॉट व्हाट रूइन टू द इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनरली शॉक थेरेपी क्या लेकर के आया, जनरली शॉक थेरेपी जो है इकोनॉमीज में रूइन लेकर आता है, अब डिजास्टर लेकर आता है अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। अब इसके बाद में रशिया में क्या होता है, इन रशिया लार्ज स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी जो आपका स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था ना वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया। कैसे कोलैप्स हो गया, कैसे खत्म हुआ, तो कि अबाउट 90%, तो इसकी जो 90% इंडस्ट्री, 100% स्टेट कंट्रोल्ड जो इंडस्ट्रीज है उसके 90% जो इंडस्ट्रियल रीजन है, इंडस्ट्री है, उसको पुट अप फॉर सेल, उसे सेल पे लगा दिया। सेल पे क्या है, 100 रुपए का सामान 50 रुपए, 100 रुपए का सामान 40 रुपए में, है ना, तो सेल पे लगा दिया किसको, टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज को। ठीक है, द रिस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट थ्रू मार्केट फोर्सेस, और यहाँ पर तो यहाँ की इकोनॉमी का रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग क्या, फिर से स्ट्रक्चर करना, हम यहाँ पर किस चीज का स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज का, इकोनॉमिक मॉडल का। जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू हो रहा है, यानी कि पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट कोई इसको लेकर के प्लान नहीं कर रही है ना, और नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। अब इसके वजह से क्या होता है, इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपियरेंस ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री। अब इसके वजह से जो है वर्चुअली पूरी तरह से इंडस्ट्रीज जो है वो क्या हो जाती है, डिसअपियर होने लगती है, और इसी को क्या कहा जाता है, दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। नाउ व्हाई इट इज नोन एज लार्जेस्ट गैरेज सेल, because valuable industries were undervalued and sold at throwaway prices। मैंने क्या बोला, अगर 100 रुपए का सामान 30 रुपए में मिलेगा तो
थ्रो अवे प्राइसेस ही है ना, फेंकने के लिए फेंक देते हैं, ऐसी हालत हो गई थी। तो इसके वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, शॉक थेरेपी की वजह से लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री, इतिहास में ऐसा तो नुकसान कभी नहीं देखा गया है। एंड दो ऑल सिटीजन पर गिवन वाउचर्स, तो ये अलग बात है कि आप सेल में पार्टिसिपेट किए, मोस्ट सिटीजन सोल्ड देयर वाउचर्स इन द ब्लैक मार्केट बिकॉज दे नीडेड द मनी। वाउचर दिया कि आप सेल में आइए, सेल में कैसे आएंगे, उनके पास भी तो पैसे होने चाहिए ना सेल में जाके खरीदने के लिए, ठीक है। तो वो बेचारे क्या किए, जो वाउचर्स थे उस वाउचर्स के थ्रू दूसरे लोग पार्टिसिपेट करे तो इसके उनको वो पैसा लेकर वाउचर सेल कर दिया मार्केट, ब्लैक मार्केट में। इसके बाद और क्या होता है शॉक थेरेपी की वजह से, सेकंड इसका है दैट इज द वैल्यू ऑफ द रबल एंड द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली। तो वैल्यू ऑफ द रूबल, द रशियन करेंसी क्या हो रही है, ये डिक्लाइन कर रही है। अब जब पैसे का जो वैल्यू डिक्लाइन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इन्फ्लेशन होगा ना, मूल्य वृद्धि होगी ना। तो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट ऑल देयर सेविंग। अब इसके लिए एक एग्जांपल क्या लेते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं इस रिमोट का। मान लो ये रिमोट जो मुझे कितने दाम में मिल रहा था, मान लो ये मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल चीज है, इसकी रेट थी 100 रुपीज, लेकिन अब जब क्या हो रहा है कि हमारे करेंसी का वैल्यू कम हो रहा है, तो ये 100 रुपीज की चीज अगर मुझे 500 में पॉकेट में पैसे होने चाहिए ना, तो यानी 100 रुपए का सामान लेने के लिए मुझे मार्केट में 500 रुपए देना पड़ रहा है। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ चुके थे, तो लोगों को अगर सरवाइव करना है तो बेसिक नीड्स की चीजों को तो खरीदना पड़ेगा ना। अब जब उससे खरीदने जा रहे तो 30 का सामान 150 रुपए हो रहा होगा, है ना। तो अब उनके पॉकेट से 30 रुपए में, जहां पर अगर मान लीजिए 1 केजी चावल अगर 30 रुपए में है, तो वो 100 रुपीज में 3 केजी चावल ले सकते हैं 90 रुपए में, 90 रुपीज। लेकिन अब क्या हो रहा है कि 1 केजी चावल का दाम ही तो 150 रुपए हो गया, चीज हो गया। तब इनके पॉकेट से चावल 4 केजी चावल कहाँ से खरीदेंगे बच्चे, आया समझ में। तो इसकी वजह से जो कीमत थी जो कि बढ़ चुकी थी, तो बाकी कोई चीज लोग खरीदे ना खरीदे, लेकिन बेसिक तब वो खरीद जा रहे थे, तो उनके पास में लिए भी पैसे कम पड़ रहे थे, ठीक है। तो ये जो है आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई था, की वजह से इनकी सेविंग्स खत्म। एंड द कलेक्टिव फर्म सिस्टम, क्या था यहाँ पर, कलेक्टिव फर्म सिस्टम था यूएसएसआर में, ये भी डिसइंटीग्रेट हो गया, लीविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। एंड रशिया स्टार्टेड टू इंपोर्ट फूड, और रशिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ा। और रियल जीडीपी जो है रशिया का इन 1999 वो 1989 की जीडीपी से भी कम हो गया, ठीक है। और क्या होता है शॉक थेरेपी की वजह से, जो ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था इनका वो भी टूट गया, विद नो अल्टरनेटिव इन इट्स प्लेस, ठीक है। अब इनके पास में कोई अल्टरनेटिव कुछ नहीं है, जो ट्रेडिंग स्ट्रक्चर था वो भी खत्म हो गया, सब तरफ लॉस, ठीक है। अब इसके साथ साथ अब ये गवर्नमेंट सिस्टम था, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में सब कुछ था। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल, नो अनएम्प्लॉयमेंट, बेसिक नेसेसिटी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सारा कुछ मिलता था बच्चों को, सब्सिडाइज प्राइसेस में अवेलेबल थी। लेकिन ये सारे तो ओल्ड वेलफेयर सिस्टम में थे, जब गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में था। लेकिन अब इनको देखने वाला कौन है, कोई नहीं है। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वाज सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड एंड द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट जो है सब्सिडाइज लार्ज सेक्शन ऑफ। अब गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं मिल रही, और जब गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं मिल रही, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो गए, ज्यादा से ज्यादा लोग गरीबी के शिकार हो गए। अब जब गरीबी के शिकार होंगे लोग, यानी लोगों के पास में एक काम नहीं रहेगा, कुछ क्या करेंगे, तो डेफिनेटली अब आगे जा करके यहाँ पर कई तरह के गलत एक्टिविटी देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि माफिया एमर्जिंग एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, and privatization led to these disparities. Post-Soviet state, Russia were divided between rich and poor region. पहले क्या rich and poor region था ऐसा, ठीक है। शॉक थेरेपी की वजह से ये सारा का सारा प्रॉब्लम्स हमें है, all these are the consequences of what, all these are the consequences of shock therapy, ठीक है। तो अब आपका बुक से भी मैंने करवा दिया, आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा या फिर शॉक थेरेपी के कंसीक्वेंस क्या थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर द फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस। इसके बीच में इंडिया एंड रशिया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ। तो भाई अगर हम बात करें अबाउट इंडिया और यूएसएसआर के रिलेशन, तो इंडिया का रिलेशन जो है सभी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री के साथ और स्पेशली रशिया के साथ में बहुत अच्छा रहा है। तो अब यहाँ बात आती है कि आखिर रशिया के साथ इंडिया का रिलेशन, क्या इंडिया ने क्या कभी बाइपोलरिटी में रशिया को सपोर्ट किया था? तो ऐसा तो देखने के लिए नहीं मिला, है ना? था इंडिया ने डेफिनेटली दोस्ती जो है रशिया के साथ भी थी, रशिया के साथ भी थी टाइम, जैसे यानी किसी पावर ब्लॉक को नहीं ज्वाइन किया, लेकिन पोस्ट कम्युनिस्ट रशिया के साथ में भारत की बहुत अच्छी। तो आज भी अगर देखें तो रशिया बहुत ही डोमिनेंट है और इंडिया के साथ में रिलेशन है। तो आखिर इन दोनों के बीच में रिलेशन वो अच्छे क्यों है? तो डेफिनेटली दोनों अगर एक साथ में कर रहे हैं तो दोनों को एक बेनिफिट मिले, है ना? तो आप दोनों को क्या एक दूसरे है, चलिए इस पॉइंट को पढ़ते हैं। तो इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप रशिया। अब इंडिया को रशिया के साथ में रिलेशनशिप क्या बेनिफिट है? ऑन इश्यूज लाइक, कौन से इश्यूज? लाइक कश्मीर इशू में, एनर्जी सप्लाई में, शेयरिंग इंफॉर्मेशन और इंटरनेशनल टेररिज्म। तो इंडिया को रशिया से दोस्ती करने से क्या क्या बेनिफिट? पहला बेनिफिट कश्मीर के इशू में बेनिफिट सपोर्ट मिलेगा। सेकेंड एनर्जी सप्लाईज में। थर्ड किस में है? शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किस को लेकर के शेयर करना, और इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। रशिया बेनिफिटेड एज इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। इंडिया को क्या बेनिफिट मिल रहा है? रशिया से ये हो गया। अब रशिया को इंडिया से करके क्या मिलेगा? तो भाई इंडिया जो है ना, ये रशिया के लिए सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट है। ठीक है, इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स, जहां पर रशिया अपने आर्म्स को सेल करेगा, राइट? नेक्स्ट, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इंडिया हैज कंटिन्यूड टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। तो यूएसएसआर के बाद से ही इंडिया जो है अपने एनर्जी को कहां से ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है? रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। इस तरह से एक दूसरे के बीच क्या है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट वाला रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। इसके अलावा रशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर प्लांट एज वेल एंड स्पेस इंडस्ट्री प्रोग्राम के लिए भी रशिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट कौन सा है? क्रायोजेनिक रॉकेट, ठीक है। एंड इंडिया एंड रशिया है treaties of friendship, एग्जाम्पल इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक 2001, ठीक है। और दोनों ने 80 से ज्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट की साइन है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है आपको कि 3 रीजन फॉर द फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन। तो 3 रीजन में सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर दोनों के बीच, बिकॉज बोथ आर गेटिंग from each other's friend, right? And what benefit India is getting, on the other hand, what benefit Russia is getting. All these to mention in your answer. For example, India benefited from its relation with Russia in which issues? Example issues, energy supplies, और इसके अलावा information share किस पर? On international terrorism पर। रशिया को किस लिए बेनिफिट मिलता? Because India is the second largest arms market for Russia. के बाद आफ्टर डिसइंटीग्रेशन इंडिया ने क्या इंक्रीज किया? इंडिया ने अपने लिए एनर्जी सप्लाई जो है रशिया से इंक्रीज करवा लिया है। नेक्स्ट क्या किया? रशिया इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया इन विच फील्ड? इट इज इम्पोर्टेंट इन फील्ड ऑफ न्यूक्लियर प्लांट एंड स्पेस एंड स्पेशली व्हाट? स्पेशली क्रायोजेनिक रॉकेट। इसके अलावा इंडिया एंड रशिया हैव ट्रीटीज ऑफ फ्रेंडशिप एंड बोथ ऑफ देम साइंड व्हिच एग्रीमेंट? इंडो रशिया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट 2001. Okay. Now the next question, which is the similar question, and the answer is after the disintegration of Soviet Union, Indo-Russian relations are gaining new heights. बस आपको क्वेश्चन आंसर आपको दोनों के बीच में जो रिलेशंस है ना, बस उसी को लिखने से आपके आंसर बन, ठीक है। Now the next question, highlight the reason for what? Reason for the tension and conflict faced by any former Soviet republics. तो अब आपको यहाँ पर 3 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स, किसी भी 3 फॉर्मर सोवियत
ये जो प्रॉब्लम्स है, अब ये प्रॉब्लम्स कब आए? ये प्रॉब्लम्स है आफ्टर व्हाट? आफ्टर द एंड ऑफ व्हाट? आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार। कोल्ड वार के खत्म होने, यानी कोल्ड वार खत्म मतलब क्या है? कोल्ड वार खत्म का मतलब फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक, यानी कि डिसइंटीग्रेशन, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो पोस्ट सोवियत कंट्रीज थे वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आए? टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या है? तो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक फॉर्म्ड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट। इन्होंने, किसने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाया? तो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थे ना, दे मेड कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, अब वहां पर हमें क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है? किस तरह के टेंशंस देखने के लिए मिल रहे हैं? तो दैट इज व्हाट वी हैव सीन, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्या देखने के लिए मिल रहा है? वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने के लिए मिल रहा है। कहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने के लिए मिल रहा है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नेम ऑफ द पोस्ट रशियन पोस्ट सोवियत टेरिटरीज वेयर वी कैन सी वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, या फिर विच एक्सपीरियंस द वायलेशन ऑफ व्हाट? वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये कौन कौन सा है? जैसे कि रशिया, चेचेनिया एंड दागिस्तान हैव हैड वायलेंट सेसेशन। तो कहां पर? रशिया, चेचेनिया एंड दागिस्तान में क्या देखने के लिए मिल रहा है? वायलेंट सेसेशनिस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेसेशनिस्ट? सेसेशनिस्ट का मतलब क्या है? कि पूरी तरह से अलग होकर के एक नया देश का डिमांड करना। ठीक है, पूरी तरह से अलग होकर नया देश हमें चाहिए, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते, ऐसे डिमांड कहाँ उठे? चेचेनिया एंड दागिस्तान में। और ये क्या आपके नॉन वायलेंट थे? नहीं, ये वायलेंट थे, राइट। तो वायलेंट जो मूवमेंट होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या इसमें लिखा है? दैट मॉस्कोस मेथड ऑफ डीलिंग विद। अब मॉस्को ने कैसे डील किया विद चेचेन रिबेल्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट मिलिट्री बॉम्बिंग हैव लेड टू मेनी ह्यूमन राइट वायलेशन। अब वहां पर वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो रहा है, तो मॉस्को से क्या होता है कि इन चेचेन रिबेल्स, यानी कि ये चेचेनिया में जो रिबेल्स थे, जो लोग अपने लिए अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे, वहां पर इन्होंने क्या किया? बॉम्बिंग किया। अब बॉम्बिंग करने से किसको लॉस हुआ? जो वहां के लोग थे उनकी लॉस हुई। अब उनकी जाने गई, तो ये तो ह्यूमन राइट का वायलेशन है ना, दिस इज द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। लेकिन फेल टू डिटर द एस्पिरेशन फॉर इंडिपेंडेंस, लेकिन उनकी जो इंडिपेंडेंस को लेकर के जो एस्पिरेशंस थे उनको ये एंड नहीं कर पाए, उनको ये खत्म नहीं। ठीक है, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? पहला पॉइंट, वायलेशन ऑफ ह्यूमन। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहाँ पर होता है? इन रशिया, रशिया में कहा? चेचेनिया एंड दागिस्तान में। किस तरह का वायलेशन को होता है? वायलेशन क्योंकि वहां पर वायलेंस होता है, जिसको लेके मॉस्को ने कैसा रेस्पॉन्स किया? मॉस्को ने वहां पर बॉम्बिंग किया, और बॉम्बिंग करने से क्या हो रहा है? दैट लेड टू मेनी ह्यूमन राइट वायलेशन। लेकिन क्या बॉम्ब गिराने के बावजूद क्या इन रिबेल्स के अंदर से इंडिपेंडेंट को खत्म कर पाए? नहीं खत्म कर पाए। नेक्स्ट क्या देखने के लिए मिल रहा है? कुछ ऐसे रिपब्लिक्स थे जहां पर वहां क्या देखने के लिए मिल रहा है? वहां पर सिविल वॉर देखने के लिए। तब रशिया के, सॉरी, पोस्ट सोवियत सिस्टम के कौन से ऐसे प्लेसेस है जहां पर सिविल वॉर देखने के लिए मिलता है? तो सेंट्रल एशिया में। कहां पर? सेंट्रल एशिया में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? सिविल वॉर देखने के लिए मिल रहा है। अब सेंट्रल एशिया में कहां पर? ताजिकिस्तान में। सेंट्रल एशिया में कहां पर सिविल वॉर देखने के लिए मिल रहा है? ताजिकिस्तान में सिविल वॉर देखने के लिए मिल रहा है। विटनेस अ सिविल वॉर कितने साल तक चला? 10 साल तक यहाँ पर सिविल वॉर चला, और वो खत्म कब होता है? 2001 में यहाँ पर सिविल वॉर खत्म। तो कहां पर सिविल वॉर देखने मिल रहा है? तो इसके लिए आप पॉइंट कैसे कवर करेंगे? सिविल वॉर आपको देखने के लिए मिल रहा है इन कहां पर? सेंट्रल एशिया में। देख, सेंट्रल एशिया के कहां पर देखने के लिए मिल रहा है? ताजिकिस्तान में। देख, ठीक है। अब यहाँ पर सिविल वॉर कितने साल तक चला? 10 इयर्स तक। एंड कब होता है बच्चों? 2001 में जाकर के ये एंड होता है। ठीक है, अब क्यों यहाँ पर सिविल वॉर हुआ? क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई ताजिकिस्तान फेस सिविल वॉर? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई ताजिकिस्तान फेस सिविल वॉर? तो ताजिकिस्तान ने सिविल वॉर क्यों फेस किया? इसके पीछे रीजन क्या है? तो ड्यू टू व्हाट? मेनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी
जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिला है, ठीक है। और इसके अलावा जॉर्जिया, द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम 2 प्रोविंस रिजल्टिंग अ सिविल वार। तो 2 जगह पे सिविल वार देखने मिला, एक आपका ताजिकिस्तान में, दूसरा आपका सिविल वार कहाँ पर देखने के लिए मिला, जॉर्जिया में, राइट। जॉर्जिया में सिविल वार देखने के लिए मिला। जॉर्जिया में सिविल वार क्यों देखने के लिए मिला, क्योंकि यहाँ पर डिमांड किया गया था, किस चीज का डिमांड किया गया था बच्चों, इंडिपेंडेंस के लिए डिमांड किया गया। यहाँ पर किस चीज के लिए डिमांड किया गया, इंडिपेंडेंस के लिए, कहाँ पर, 2 प्रोविंस में, ठीक है, हैज कम फ्रॉम 2 प्रोविंसेस, जिसकी वजह से सिविल वार देखने को। क्लियर हो गया। एक हमने देखा वायलेंट ह्यूमन राइट, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, दूसरा हमने देखा सिविल वार प्रॉब्लम, ठीक है। अब तीसरा प्रॉब्लम क्या है, तीसरा जो है इशू है दैट इज रिलेटेड विद हाइड्रोकार्बन रिसोर्स। का प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है बेटा, का जो प्रॉब्लम है वो आपका हाइड्रोकार्बन रिसोर्स से रिलेटेड। तब भाई पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के कौन से प्लेस है जहां पर हाइड्रोकार्बन की रिसोर्सेज है, तो वो रिसोर्सेज है आपके और कहीं नहीं सेंट्रल, ठीक है। कहां पर है रिसोर्सेज, सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया जो है ना हैज बिकम जोन ऑफ कंपटीशन। अब ये सेंट्रल एशिया में देखो, हम यहाँ पर सिविल वार देख रहे हैं, कहां पर, ताजिकिस्तान में, जॉर्जिया में। इसके अलावा हम अब देख रहे हैं कि अब यहाँ पर आउटसाइड पावर भी आ रहा है, अब यहाँ पर यूएस भी आ रहा है, चाइना भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है किस चीज के लिए, ऑयल के लिए, ये जो मेन लड़ाई है ऑयल के लिए, ठीक है। ऑयल कंपनीज ड्यू टू द वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्स, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल चाइना हैज इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज एंड द चाइनीज हैव बिगन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड। अब चाइनीज लोग इसके बॉर्डर्स में चारों तरफ सेटल होने लगे और वो लोग यहाँ पर ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश करना, ट्रेडिंग एक्टिविटी। अमेरिका का भी इंटरेस्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन रिसोर्स। लेकिन इसके अलावा और एक पॉइंट देखने के लिए मिलता है दैट इज व्हाट, स्प्लिट इन टेरिटरीज, ठीक है, स्प्लिट इन टेरिटरीज। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका स्प्लिट इन टेरिटरीज। कहां पर, तो ईस्ट यूरोप में। इन ईस्ट यूरोप में चेकोस्लोवाकिया जो है स्प्लिट होता है, स्प्लिट पीसफुली होता है या वायलेंटली होता है। तो भाई यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया में स्प्लिट जो है आपको कैसे देखने के लिए मिल रहा है, पीसफुली मिल रहा है इनटू 2 प्रोविंस विद द चेक्स एंड व्हाट, चेक्स एंड स्लोवाक फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट। तो आज के टाइम पे चेक्स रिपब्लिक और स्लोवाक ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। यहाँ पर शांति से सब कुछ होगा। भाई डिवाइड चाहिए, चलो डिवाइड करते हैं, हम लोग डिवाइड करके अलग अलग कंट्री में शांति में। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ, अब वो ऐसी जगह कहाँ है जहाँ पर शांति काम नहीं हुआ, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो था आपका बल्कान रिपब्लिक, द बल्कान रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। कहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट, बल्कान रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। तो आफ्टर 1991 के बाद में इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस, ये कई सारे प्रोविंसेस पे डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला आपका नाम क्या है, पहला है क्रोएशिया, फिर आता है आपका स्लोवेनिया, फिर आता है आपका बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया एंड हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके अलावा एथनिक सर्ब अपोज दिस एंड अ मैस्कर ऑफ नॉन सर्ब बोस्नियंस फॉलोड। तो अब इसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है कि जो एथनिक सर्ब है ना, वो लोग इस चीज को अपोज कर रहे हैं और यहाँ पर मैसेकर देखने के लिए, यानी लोगों को मार दिया जाता है, किसको, जो नॉन सर्ब बोस्नियन। And the NATO intervention and the bombing of Yugoslavia followed the inter-ethnic war। तो यहाँ पर शांति से कोई काम नहीं हुआ, बल्कि NATO ने फिर क्या किया, यहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरवेन किया और यूगोस्लाविया में बॉम्बिंग किया। अब इसके वजह से इंटर-एथनिक वार शुरू यहाँ पर यूगोस्लाविया में। तो स्प्लिट आपने देखा कहाँ पर, चेकोस्लोवाकिया में, और एक हम देख रहे हैं बल्कान रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। तो यूगोस्लाविया में स्प्लिट हो गया, लेकिन यूगोस्लाविया में पीस। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। तो पहले हमने क्या देखा, रीजन फॉर द टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन दी 3 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स में। तो पहला वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट आपका रशिया में, सिविल वार कहाँ पर, सेंट्रल एशिया के ताजिकिस्तान और जॉर्जिया में। तीसरा क्या देखा हमने, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज को लेकर प्रॉब्लम, और फोर्थ भी हमने कवर किया दैट इज टेरिटरीज। Now the next question,
और यहाँ पर मैंने एक्चुअली बच्चों कई सारे जो है आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लिए और ये बेसिकली शॉक थेरेपी का है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट से कई बार क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट होते। पहला क्वेश्चन क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। किसका देखने के लिए बोले, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का was not given the same attention and priority as the demand of economic growth। तो क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक जो है आपको इंस्टीट्यूशन देखा है, सेम अटेंशन नहीं दिया गया। जैसे आपका क्या बोला गया, पोस्ट सोवियत कंट्रीज में इकोनॉमिक जो है वो चेंजेस जा रहे हैं, तो इकोनॉमिक चेंजेस तो देखा जा रहा है, उस पर ज्यादा फोकस दिया गया, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को प्राइवेट इंडस्ट्री में लेकर आना है, लेकिन वहां पर जो बकायदा एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश करना था पर ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, क्या आप इसके पेपर में या फिर नॉट इन फेवर में आंसर दे सकते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आपके बुक में दिया है कि ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज नॉट गिवन द सेम अटेंशन टू वन, कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को सेम अटेंशन नहीं दिया गया जितना अटेंशन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को दिया गया। तो अब यहाँ पर पहला एग्जांपल क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। ऑल दीज क्या है बच्चों, और यहाँ पर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, आप क्या लिखोगे, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। आप इसके बदले क्या लिखना है बेटा, आप लोगों को पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज लिखना है। और इस पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में क्या किया गया, वह ड्राफ्टेड इन अ हरी, यानी कि जितने भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री थे वहां तो मेन टारगेट इकोनॉमी को कंट्रोल करना था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, चलो एक दिन में बना देते, ऐसा हाल है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो है हमारे देश का आपका अबाउट 3 इयर्स है ना, लगभग 3 साल लगे, 2 साल 11 महीने 17 दिन है ना। लेकिन यहाँ पर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, चलो ना जल्दी बना देंगे, कौन सी बड़ी काम है। एंड मोस्ट इंक्लूडिंग रशिया भी हैड अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव with the widest possible powers that rendered elected parliament effectively। तो अब रशिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, रशिया ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बनाया, यानी रशिया ने अपने प्रेसिडेंट को इतना पावर दिया कि वहां पर पार्लियामेंट की वैल्यू कम हो गई, पार्लियामेंट को कमजोर बना दिया। इसीलिए तो रशिया का प्रेसिडेंट जो मर्जी वो करता है, वहां की जनता को वैल्यू नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता है, ठीक है। तो वहां पर एग्जीक्यूटिव जो प्रेसिडेंटियल एग्जीक्यूटिव बहुत पावरफुल बना है। अब चलते हैं दूसरे जगह, इन एशिया में क्या देखेंगे, एशिया में कहां पर, सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया में क्या देखने को मिलता है, द प्रेसिडेंट हैड ग्रेटर पावर्स, जो प्रेसिडेंट है यहाँ पर वहां भी ग्रेट पावर दिया, एंड सेवरल ऑफ देम बिकेम वेरी अथॉरिटेरियन। तो सोच समझ के तो नहीं बनाया, पहले बोला कि भाई वेस्ट को देख रहे, बहुत खुशहाली है वहां पर, बहुत डेवलपमेंट है, लोग सब चकाचौंध की जिंदगी, लेकिन अपने देश में जब बारी आई अपना देश बनाने के, तो अब पावर किसके हाथों में चला गया, अथॉरिटेरियन लीडर्स के हाथों में चला गया, जनता के हाथों में। जनता के हाथों में डेमोक्रेसी नहीं मिला है ना। तो रशिया ने एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव बनाया, तो सेंट्रल एशिया में भी कई कंट्रीज ने प्रेसिडेंट को इतना पावर दिया कि वो अथॉरिटेरियन बन गया पूरी तरह से, सब कंट्रोल अथॉरिटी के हाथों में, जनता से कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। अब इसके बाद में फॉर एग्जांपल द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अब ये जो सेंट्रल एशिया के दो कंट्रीज तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने क्या किया, अपॉइंटेड देमसेल्व्स टू पावर फर्स्ट फॉर 10 इयर्स। पहले उन्होंने अपने आप को 10 साल के लिए पावर में खुद अपॉइंट कर लिया, एंड उसके बाद इस पावर को यानी कि अपने टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया कि अब हम और लंबा रूल करेंगे, एंड इट फॉर अनदर 10 इयर्स, एंड दे अलाउड नो डिसेंट और अपोजिशन। अब हमारा कोई विरोध नहीं करेगा, जो हमारा विरोध करेगा उसको जेल में डाल देंगे, आपकी बोलती बंद, आपकी आवाज बंद, यानी अब देख लो हो गया खत्म। जहाँ पहले हम डेमोक्रेसी के लिए इतना बात कर रहे थे, बेचारे गोर्बाचेव ने तो डेमोक्रेटाइज किया था सिस्टम को, कहाँ कहीं डेमोक्रेसी मिली लोग, वहां इनको स्लो लग रहा था, यहाँ फिर से जेल में बंद। तो समझ रहे हैं ना लोगों की कंडीशन क्या हो। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज इतना दिया गया कि जो मेन चीज है, जो मेन पिलर है जिससे जनता को खड़ा होना चाहिए, वो पिलर ही खत्म कर दिया। पॉलिटिकल सिस्टम को किसी ने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से लोगों ने ड्राफ्ट कर दिया। तो कल रशिया में कुछ और हुआ, तो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब जुडिशियल कल्चर तो छोड़ ही दो, तो जुडिशियल कल्चर
and independence of and the independence of the judiciary was yet to be established in most of these countries. भाई जहाँ पर सरकार जनता की नहीं है, जहाँ पर गवर्नमेंट जनता के लिए नहीं सोच सकता, क्या सोचेगा? वहां पर जुडिशरी जनता के फेवर में काम करेगी, उनके साथ न्याय होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। आया समझ में? कंस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन was not given the same attention and priority। तो ये आपको सोच के कि हमने ये तो पढ़ा, हम मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस में चले जाते हैं कि व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड, रीजंस बिहाइंड शॉक थेरेपी का कॉन्सिक्वेंस क्या है, गोर्बाचेव की रिफॉर्म पॉलिसी, लेकिन अंदर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जिन्हें आप पढ़कर जाइएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक थेरेपी varied in intensity and speed among most of the second world countries, justify the statement। वर्ल्ड कंट्रीज को, सेकेंड वर्ल्ड का मतलब सोवियत यूनियन, तो जो कंट्री पहले सोवियत यूनियन में थे, नाउ दे आर द पार्ट ऑफ दी सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, ओके। तो शॉक थेरेपी जो है हर जगह पर सेम नहीं था, है ना, शॉक थेरेपी हर जगह पे सेम नहीं था, वेरीड इन इंटेंसिटी, उसकी इंटेंसिटी अलग थी और उसकी स्पीड अलग थी, ठीक है। तो आप इसको जस्टिफाई आप कैसे करोगे कि शॉक थेरेपी अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग स्पीड पे गई, है ना। तो शॉक थेरेपी वेरीड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमंग्स द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर्स वर क्वाइट सेम। तो ये बात तो सही है, यस इट इज ट्रू कि शॉक थेरेपी जो है उसका इंटेंसिटी अलग अलग कंट्रीज में अलग था, स्पीड भी दूसरे कंट्रीज में अलग थे, अलग अलग कंट्रीज में, लेकिन डायरेक्शन और फीचर सेम था। क्योंकि बात तो वही है ना, स्टेट कंट्रोल सिस्टम खत्म करके प्राइवेटाइजेशन लेकर क्या, हर जगह पे तो सेम चीज देखने के लिए मिल रहा है, हर किसी के पॉकेट के सेविंग जा रही है। स्टेट कंट्रोल जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थे जिसमें बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स थे, किसमें बेच दिया गया, थोड़ा में प्राइसेस पे बेच दिया गया, सेल में लगा दिया गया, सब जगह तो सेम था। आपका टारगेट ही यही था कि सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में बदलाव करना, तो डायरेक्शन तो सेम दिशा में जा रही है ना बच्चों, कहीं तो ऐसा नहीं कि कुछ चेंज करें इकोनॉमी को लेकर चल रहा है या कुछ। तो इसीलिए स्पीड अलग हो सकती है, इंटेंसिटी अलग हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन सेम था। एंड ईच ऑफ दीज कंट्रीज वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट, और ये जितने भी कंट्रीज थे ना इनको पूरी तरह से शिफ्ट करनी थी, कोई स्टेट कंट्रोल सिस्टम नहीं, कोई मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं कि आज आधा स्टेट आधा प्राइवेट करते हैं, कल बात करते हैं आगे, तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि टोटल शिफ्ट मतलब टोटल शिफ्ट, कहां पर टोटल शिफ्ट, कैपिटलिस्ट सिस्टम पे टोटल शिफ्ट करेंगे, व्हिच मीन रूटिंग आउट कंप्लीटली एनी स्ट्रक्चर इवॉल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड, यानी कि सोवियत सिस्टम रहने के टाइम पे जो भी स्ट्रक्चर था हमको नहीं चाहिए, ये बात आ गई थी कि इस सिस्टम को ही खत्म करना है, हम पूरा का पूरा नया सिस्टम तैयार करेंगे, भले उसमें हमें कुछ भी लॉस हो या जो भी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम, ये सामान काम आ सकता है करना है हमें, ठीक है, इस तरह का सिस्टम बना है। एंड अबव ऑल इट मीन दैट प्राइवेट ओनरशिप, यानी जो पहले क्या था, पब्लिक ओनरशिप था, स्टेट ओनरशिप था, लेकिन अब प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्राइवेट ओनरशिप खत्म, सॉरी प्राइवेट ओनरशिप आ गई, अब मैं चाहूँ तो मैं भी पैसे वाली हूँ, इंडस्ट्री खरीद कर मैं उसको अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगी, स्टेट मुझे कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज नो स्टेट कंट्रोल इज देयर नाउ, ठीक है, एंड दैट बिकम द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। और पहले क्या था, स्टेट जो है ओनरशिप ऑफ दी प्रॉपर्टी था, जहां पर किसी व्यक्ति का अपना कुछ नहीं, वो है वो पूरे देश का है, ठीक है, ये नहीं बोल सकता ये मेरे अकेले की प्रॉपर्टी, लेकिन आप आपके पास पैसा है, ह्यूज प्रॉपर्टी बना लीजिए, खुशहाल हो जाइए, लेकिन फंस कौन रहा है, गरीब फंस रहा है, इसीलिए तो रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता चला जा रहा है समझ में। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट्स में क्या देखने के लिए मिल रहा है, स्टेट एसेट्स का प्राइवेटाइजेशन एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन, ठीक है। तो किस तरह का जो है सिस्टम देख रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट, यानी जो स्टेट की संपत्ति थी अब उसका प्राइवेटाइजेशन हो, यानी जो स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री थी वो किसी प्राइवेट पर्सन को बेच दिया गया, प्राइवेट ग्रुप्स को बेच दिया गया, ठीक है, और कॉर्पोरेट ओनरशिप जो है वो डोमिनेंट बन गया इमीडिएटली। अब इसके साथ साथ जो कलेक्टिव फार्म सिस्टम था वर टू बी रिप्लेस बाय प्राइवेट फार्मिंग, अब मेरी खुद की फार्मिंग होगी, पहले हम लोग कलेक्टिवली डिसीजन लेते थे, सबकी फार्मिंग होती थी, लॉस किसी को ना हो, कम से कम मिनिमम लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबके लिए होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर वो खत्म, प्राइवेट फार्मिंग आ गया,
एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर आ गया, राइट। इसके बाद दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट, अब वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से भी आपका मैं स्टार दे के रख रही हूँ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी अल्टरनेट और थर्ड वे अदर देन स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। तो अब यहाँ तक किस ट्रांजिशन के बारे में बात करें, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिस्ट ऑथोरिटेरियन सिस्टम, यानी ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, बस एक ही है, सोशलिस्ट नहीं होगा तो कैपिटलिज्म होगा, खत्म कहानी। ऐसा समझ में आपको? तो थर्ड वे तो दिया ही नहीं, थर्ड वे होता तो मिक्स्ड होता ना हमारे देश के जैसा, लेकिन ऐसा तो अडॉप्ट ही नहीं किया, टोटल शिफ्ट किया हमको, हमें आपके लिए रुकना ही नहीं है। अब मौका मिला है बदलाव करेंगे, जिसको प्रॉफिट उठाना है, प्रॉफिट गेन करना है, प्रॉफिट गेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, shock therapy also involved a drastic change in what? In the external orientation of post-communist economies. Justify the given state. Okay? तो शॉक थेरेपी क्या इन्वॉल्व कर रहा है? ड्रास्टिक चेंज, यानी कि बहुत तेजी से चेंज हो रहा है किसमें? इन एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ पोस्ट कम्युनिस्ट। अब एक्सटर्नल ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? जो बाहरी जो रूप जो दिख रहा है, ये कैसा दिखता था, अब कैसा दिखता है, इसमें भी चेंज आ रहा है, अब इससे समझना है। तो शॉक थेरेपी इन्वॉल्व्ड अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमी। अब क्या है? डेवलपमेंट वाज नाउ एनविसेड टू मोर ट्रेड। पहले क्या ट्रेड ज्यादा होता था? नहीं, लेकिन आप डेवलपमेंट फोकस कर रहे किस पे? ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे, मोर ट्रेड, एंड दस अ सडन एंड कंप्लीट स्विच। अब पूरी तरह से सडन और कंप्लीट चीज स्विच किस पे कर रहे हैं? फ्री ट्रेड में कर रहे हैं, वाज कंसीडर्ड एसेंशियल। अब आपको दिख रहा है ना कि दिखने का तरीका, जो इकोनॉमिक सिस्टम पूरी तरह से अलग हो गया। पहले क्या था? पहले क्या इतना कोई फ्री ट्रेड हो रहा था? पहले तो कोई फ्री ट्रेड ऐसा नहीं, तो सोवियत यूनियन जो डिसाइड करेगी वही फाइनल होता था, और वो तो सबको बेनिफिट भी दे रहा था, लेकिन उसने जिस तरह से टाइट कंट्रोल करके रखा था सिस्टम, हार चाहिए नहीं दिया, ताकि लोगों के लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आगे खड़ा। कब डेवलपमेंट होगा? ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करके। उसके बाद में सडन और कंप्लीट स्विच किसमें हो रहा? फ्री ट्रेड में कंप्लीट स्विच हो रहा है, और ये क्या था? जरूरत थी उस टाइम पीरियड, और फ्री ट्रेड रेजिम बनाए गए, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर टू बी द मेन इंजन ऑफ चेंज। पहले तो ये सब कुछ नहीं था, पहले तो कट करके रखा था अपने आप को, वेस्ट से तो कनेक्शन ही, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? फ्री ट्रेड कहाँ से होगा? फ्री ट्रेड रेजिम कहाँ से बनेगा? के बाद दिस आल्सो इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब आइए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करके जाइए, फाइनेंशियल ओपनिंग अप और डीरेगुलेशन एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी हो गया, डीरेगुलेशन हो गया, फाइनेंशियल ओपनिंग अप हो गई, पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ही अलग दिख रहा है। तो पहले पूरी तरह से स्ट्रक्चर था, स्टेट के कंट्रोल में था, अब स्टेट के हाथों पे है। अब हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम फ्री ट्रेड करेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, फ्री ट्रेड रेजिम बनेगा, ओपननेस होगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंशियल ओपनिंग अप होगी, डीरेगुलेशन होगा, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। ये वर्ड याद कर लेना बच्चों, का आंसर जो है आप दे पाओगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आए। तो शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक वर्ड एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ पोस्ट कम्युनिस्ट। तो अब ये ड्रास्टिक चेंज में किस तरह से क्या दिख रहा है, एक बार मैं आपको मार्क कर दे रही हूँ। दैट इज, अब यहाँ पर मोर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड देखने के लिए है, और सडन और कंप्लीट फ्री ट्रेड देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या बन रहा है बेटा? नेक्स्ट आपका तैयार हो रहा है क्या चीज? दैट इज फ्री ट्रेड रेजिम तैयार हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है? ओपननेस आ रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल ओपनिंग अप हो रही है, डीरेगुलेशन हो रहा है, और करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। ये पॉइंट को याद कर लेना, आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब नया रूप कैसा है? न्यू फीचर ऑफ द पोस्ट कम्युनिस्ट, ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ दी, न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, ये सारा जो है ना ज्यादा न्यू इकोनॉमिक पोस्ट कम्युनिस्ट। तो ये भी क्वेश्चन आपका ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड में ये क्वेश्चंस आते हैं। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन,
that transition also involved what? Breakup of the existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc. Justify the given statement. भाई जब पहले क्या था, पहले यूएसएसआर था, अब यूएसएसआर किन कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा था, अब जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है क्या यूएसएसआर के साथ सेम तरीके से ट्रेड सॉरी उन कंट्रीज के साथ सेम तरीके से ट्रेड कर सकती है जिन कंट्रीज के साथ यूएसएसआर कर रहा था? नहीं, क्योंकि पहले वो यूएसएसआर के साथ था, अब तो ये कंट्रीज पूरी डिवाइड हो चुकी है, तो न्यू सोवरिन कंट्रीज बन गए, तो इनका ट्रेड स्ट्रक्चर अलग होगा ना, इनका पूरा सिस्टम अलग होगा। पहले स्टेट के हाथों में कंट्रोल था, लेकिन अब यहाँ तो पूरी तरह से दूसरा कंट्रोल आ गया, प्राइवेटाइजेशन। तो अब यहाँ पर कैसे जो है सेम सिस्टम एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए ट्रांजिशन इन्वॉल्व द ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस। तो ये जो शॉक थेरेपी की वजह से जो एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस थी वो भी खत्म हो गए। जैसे कि आपको पता है ना कि यूएसएसआर का जो सीट था कहाँ पर, परमानेंट सीट था यूएनएससी में, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इस सीट को किसने लिया? तो रशिया ने लिया, क्योंकि यूएसएसआर तो खत्म हो गया। ठीक है, तो यूएसएसआर से रिलेटेड जितने भी ट्रेड रिलेशन है उसको रशिया ने साइन किया, लेकिन बाकी कंट्री तो अलग हो गए, तो इसीलिए पुराना जो ट्रेड अलायंसेस है वो खत्म हो गया। तो द ट्रांजिशन इन्वॉल्व ब्रेकअप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस। अब इसमें ब्रेकअप कैसे होता है? बिकॉज each state from these block was now linked directly to किसके साथ? Directly to the west। अब इनका डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है बच्चों? अब इनका डायरेक्ट कनेक्शन वेस्ट के साथ हो गया है, एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन। अब इनका एक दूसरे के साथ नहीं है कनेक्शन, लैटविया का, एस्टोनिया का, लिथुआनिया का, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। अब इनका डायरेक्ट कनेक्शन वेस्ट के साथ है, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट अर्लियर दे वर कनेक्टेड विद ईच अदर because they were the part of the same union, that was the USSR, and all the decisions taken by the USSR government, not by the regions, not by these regions, but now they are the separate independent region. So Latvia can take its own decision, Tajikistan will take its own decision, Uzbekistan can take its own decision, right? Czech Republic अपना decision लेगा, है ना? तो ये तो डिवाइड हो गए, अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। Now they are directly connected to the west, not connected to each other, right? And these states were thus to be gradually मतलब धीरे धीरे they absorbed into the western economic system, धीरे धीरे ये western economic system adopt कर रहे हैं, and the western capitalist state now become the leader। और ये जो western capitalist state है यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, है ना, ये सारे आपके क्या बन गए? they become the leader and thus guided and control the development of the region through various agencies and organizations। अब वेरियस एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा? आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ये इनको गाइड करने लग गए, राइट? ये अब जो है क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट स्टेट बने हैं, इतने सालों से के अंडर, अब इनको भी तो अपना स्ट्रक्चर प्लान करने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं अदर देन दिस वेस्ट। तो वेस्ट इज मेकिंग द कनेक्शन, वेस्ट इनके लिए लिंक तैयार कर रहा है, जो पुराना लिंक था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, अब पुराने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये थे वो सारे पॉइंट। अलग अलग तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, कॉमन क्वेश्चंस भी देखे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर किया जो आपका कॉमन नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चंस पढ़कर समझ करके फिर आंसर को पढ़िएगा। मैं एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट आंसर पढ़ना शुरू करते हैं। अरे भाई डायरेक्ट आंसर पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर क्या लिखोगे आप? आपको ये तो समझ आना चाहिए कि हर बार डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कॉन्सिक्वेंस है। देखिए लिख दिया आपने एंड ऑफ द बाइपोलरिटी का कॉन्सिक्वेंस, है ना, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का कॉन्सिक्वेंस, शॉक थेरेपी का कॉन्सिक्वेंस पूछा होगा, या फिर शॉक थेरेपी की वजह से क्या क्या हुआ उन सब के बारे में अलग से पूछा होगा। ये जो शॉक थेरेपी की वजह से किस तरह का ट्रांजिशन हुआ उस पर अलग अलग पॉइंट बनाया मैंने, राइट? उस अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो इस पर ध्यान देना बच्चों, ताकि आप इस तरह के कॉम्पिटेंसी कर पाए। कॉमन क्वेश्चंस को भी पढ़ना है, साथ में ऐसे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। ओके बच्चों, तो ये था आज का टोटल पूरा लगभग डिस्कशन, हमने इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया। आई होप कि अब आप इस चैप्टर को आसानी से याद करके कंप्लीट कर लेंगे। 6 मार्क्स कवर करता है, छोड़ना नहीं है।
तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। और बच्चों जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर माय चैनल, ठीक है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।